14th July Insights के Daily Current Affairs. First topic is Mizoram Quake Zone. Second is disabled are entitled to the same benefits of SC/ST quota. Third is Afghan exports to India through Wagah border. Fourth is Iran drops India from Chabahar rail project. Fifth is UN's high-level political forum. And sixth is enabling people to govern themselves. GS Paper 1 Mizoram Quake Zone. This is covered under important geophysical phenomena such as earthquakes, tsunami, volcanic activity, cyclone, etc. मिज़ोरम में रिसेंटली 8 मॉडरेट अर्थक्वेक्स देखने को मिले थे 21 जून से लेकर 9 जुलाई तक, और जो ट्रेमर्स की रेंज थी वो 4.2 से लेकर 5.5 थी रिएक्टर स्केल के ऊपर. मोस्ट ऑफ द टाइम जो एपिसेंटर था इन क्वेक्स का वो चंपाई डिस्ट्रिक्ट के नीचे था जो म्यांमार बॉर्डर के पास है. तो रिसेंट स्टडी हुई थी वो ये इंडिकेट करती है जो मिज़ोरम है वो 2 सबटेरेनियन फॉल्ट्स के बीच में है, चूराचंदपुर माउथ फॉल्ट और मैट फॉल्ट. चूराचंदपुर माउथ फॉल्ट जो है वो चंपाई बॉर्डर के पास पड़ता है और नॉर्थ साउथ म्यांमार से टच होता हुआ. मैट फॉल्ट की अगर बात करते हैं तो मिज़ोरम के नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में होता है, मैट रिवर के नीचे सेरचिप के पास. ये सारे के सारे शैलो ट्रांसफर्स होते हैं और माइनर फॉल्ट्स होते हैं जो कि 2 मेजर फॉल्ट्स के बीच में होते हैं जो बहुत डीप होते हैं. हम लोगों को यहाँ पर टेक्निकली जानना है कि फॉल्ट्स क्या होते हैं. फॉल्ट इज़ अ थिन जोन ऑफ क्रस्ट रॉक सेपरेटिंग ब्लॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट के 2 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्रस्ट रॉक के बने होते हैं. उनका सेपरेशन पॉइंट जो होता है वहाँ पर फॉल्ट होता है. जब एक अर्थक्वेक आता है तो इन दोनों में से कोई एक फॉल्ट होता है, ठीक है, जो स्लिप करता है दूसरे के रेस्पेक्ट में. मैं आप लोगों को अभी इमेजेस के साथ सारे के सारे एक्सप्लेन भी करूँगा. फॉल्ट्स जो होते हैं वो सेंटीमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर्स तक के लंबे हो सकते हैं. और ये जो फॉल्ट्स होते हैं ये सरफेस के वर्टिकल भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं और कुछ एंगल्स के ऊपर भी हो सकते हैं अर्थ सरफेस के रिगार्डिंग, अर्थ सरफेस के रेस्पेक्ट में. फॉल्ट जो है वो एक्सटेंड करते हैं डीप अर्थ के अंदर डीप तक, और ये अर्थ के सरफेस तक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. मैप के अंदर एक बार मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ. ये देखिए, दिस इज़ द माओ फॉल्ट एट दिस प्लेस, और ये रहा हमारा चूराचंद्रपुर वाला रीजन जो हम लोगों ने बात की थी. Locate Mao and Mat fault on the map. Done. Earthquake waves and overview. I'll show you. Types of fault. I have to show you. Epicenter भी मैं आपको दिखा दूंगा and plate tectonics के बारे में मैं आपको बताता हूँ. अर्थक्वेक वेव्स से जाने से पहले थोड़ा सा एक बार अर्थक्वेक के बारे में जान लेते हैंगे. जो भी नेचुरल अर्थक्वेक्स होते हैं वो लिथोस्फेयर में ही होते हैं. ध्यान रहे प्रीलिम्स के अंदर कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है. सीस्मिक वेव की जो स्टडी होती है उससे पूरे के पूरे लेयर का इंटीरियर का हमें पता चलता है. जो अर्थक्वेक होता है वो सिंपली अर्थ क्रस्ट की शेकिंग होती है, ठीक है, और उसमें बहुत सारा एनर्जी का रिलीज़ होता है जिससे वेव्स जो होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रिगर हो जाती हैं. जो एमिनेशन ऑफ एनर्जी होता है वो फॉल्ट के अलोंग ही होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी. फॉल्ट जो होता है शार्प बीक होती है क्रिस्टल रॉक्स की. जो रॉक्स होते हैं फॉल्ट के आसपास वो जनरली ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करते हैं. टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक भी देख लेते हैं हम लोग साथ साथ, ये एडिशनल नॉलेज है हमारे लिए. टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है अर्थक्वेक्स की, और वो होते हैं जो भी फ्रेगमेंटेड पीसेस होते हैं हमारे लैंड के अर्थ क्रस्ट के अंदर उनकी मूवमेंट के कारण, ठीक है, जिनको हम, और अर्थ क्रस्ट के अंदर जो फ्रेगमेंटेड पीसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स. तो प्लेट टेक्टोनिक वाला पार्ट भी हमारे यहाँ कवर हो गया, बट स्टिल मैं इस पार्ट को और डीपली आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा. देन वी हैव अनदर टाइप वॉल्केनिक अर्थक्वेक, जो बहुत लेस प्रेवलेंट होते हैं अगर हम इसे कंपेयर करते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक की वैराइटी से. तो और ये जो अर्थक्वेक्स होते हैं ये होते हैं या तो वोल्केनिक इरप्शन से पहले या फिर वोल्केनिक इरप्शन के बाद. जो मैग्मा होता है वोल्केनो से बाहर निकलता है वो पुश करता है उस सरफेस को, जिसके कारण एक शेकिंग क्रिएट होती है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है जिसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं. देन वी हैव कोलैप्स अर्थक्वेक. कोलैप्स अर्थक्वेक होता है जनरली अंडरग्राउंड माइंस के अंदर. जो मेन कोज होता है वो रॉक्स के अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है जिससे कोलैप्स हो जाता है वो ये पूरा का पूरा सरफेस, उसे हम कोलैप्स अर्थक्वेक बोलते हैं. देन वी हैव एक्सप्लोजन अर्थक्वेक. इस टाइप का जो अर्थक्वेक होता है ये आर्टिफिशियल होता है नेचर के अंदर. हाई डेंसिटी का कोई भी एक्सप्लोजन होता है जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, वो एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स का प्राइमरी कोज होता है.
कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक्स के अंदर एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। टेक्टोनिक मूवमेंट होती है अर्थ की, उसके कारण ही होते हैं ये। एनर्जी जो रिलीज़ होती है वेव्स की, वो सभी डायरेक्शंस में मूव करती है। वो पॉइंट जहाँ से एनर्जी रिलीज़ करती है अर्थ के अंदर, ठीक है, ध्यान रहे अर्थ के अंदर, उसे हम बोलते हैं तो फोकस या फिर हाइपोसेंटर। जनरली वो एक 60 किलोमीटर की डेप्थ तक लोकेटेड होता है। इसी के कारण बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है जो सभी डायरेक्शंस में ट्रैवल करती है। और वो पॉइंट जहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती है, यानी कि ये पॉइंट रिपीट कर दिया गया है यहाँ पर, वो पॉइंट अर्थ सरफेस के ऊपर जो वर्टिकली फोकस के बिल्कुल ऊपर होता है। ध्यान रहे फोकस और हाइपोसेंटर जो होता है वो अर्थ के अंदर की तरफ होता है, लेकिन वही उसके बिल्कुल ही एकदम एडजेसेंट जो पॉइंट होता है अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर बिल्कुल, उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है, ये वो पहली प्लेस होती है जहाँ पर वेव्स को एक्सपीरियंस किया जाता है अर्थ सरफेस के ऊपर। हमारा क्वेश्चन था अर्थ ये वेव्स कितने टाइप कौन सी वेव्स होती हैं। तो बॉडी वेव्स के अंदर होता है, हमारी अर्थ वेव्स होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। एक होती हैं पी वेव्स, उनको बोलते हैं प्राइमरी वेव्स। ये फर्स्ट वेव्स होती हैं जो सरफेस के ऊपर अराइव करती हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो पी वेव्स की, वो साउंड वेव्स की जैसी ही होती हैं और ये तीनों मीडियम्स में ट्रैवल कर सकती हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो वेव्स होती हैं इनकी टेंडेंसी होती है ये पैरेलली वाइब्रेट करती हैं, जो वेव प्रोपगेशन होता है उसके। इसी के कारण एक डेंसिटी का डिफरेंस क्रिएट होता है मटेरियल के अंदर जहाँ से ये ट्रैवल करती हैं। और जो भी मटेरियल होता है उसके अंदर इलोंगेटिंग और स्क्वीजिंग जो मूवमेंट होती है वेव्स की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही वेव्स होती हैं। देन वी हैव एस वेव्स। एस वेव्स आती हैं कुछ टाइम होने के बाद, यानी कि अर्थक्वेक के बाद, जिन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स। एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो एस वेव्स का होता है वो ये होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम में ही ट्रैवल कर सकती हैं। जो डायरेक्शन होती है वाइब्रेशन ऑफ एस वेव की, वो वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होती है। ध्यान रहे जो पी होती थी वो सिमिलर डायरेक्शन में होती थी, लेकिन जो एस वेव्स होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं वेव प्रोपगेशन के, जिसके के कारण क्रस्ट डेवलप होते हैं और ट्रफ्स होते हैं मटेरियल के अंदर। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें भी आपको मैं यहाँ दे देता हूँ मेजरमेंट के रिगार्डिंग। अगर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड स्केल की, तो रिएक्टर स्केल जो होता है वो मेजर करने के लिए काम आता है अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड। ध्यान रहे जो एनर्जी रिलीज़ होती है अर्थक्वेक के कारण उसको हम 0 से लेकर 10 तक एब्सोल्यूट नंबर के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, ये रिएक्टर स्केल पे होता है। देन वी हैव इंटेंसिटी। मर्कली स्केल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। इट मेजर द विजिबल डैमेज कॉज ड्यू टू द क्वेक, और इसकी जो रेंज होती है वो 1 से 12 होती है। ध्यान रहे इन रेंज के रिगार्डिंग, और कौन मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, कौन इंटेंसिटी को मेजर करता है, ये प्रीलिम स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉल्ट की डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली थी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक बार टाइप्स ऑफ फॉल्ट के बारे में बता देता हूँ। एक होता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट लेफ़्ट और राइट की तरफ मूव करते हैं। यू कैन सी इट हियर, ऑलराइट। एक होता है डिप स्लिप फॉल्ट। डिप स्लिप फॉल्ट होता है ये वाला, ठीक है। उसमें दो तरह के होते हैं, नॉर्मल एंड रिवर्स। एक होती है स्टेशनरी वॉल और एक होती है मूविंग वॉल। एक साइड में स्टेशनरी वॉल होती है, अपनी पोजीशन पर प्लेस रहती है, और दूसरी वाली वॉल जो होती है डाउन को स्लिप कर जाती है। दूसरे केस में एक वॉल जो होती है स्टेशनरी वो अपनी पोजीशन पर फिक्स रहती है, बट दूसरी वॉल जो होती है वो अपवर्ड की तरफ मूव करती है। एक थर्ड तरह का फॉल्ट होता है, उसे बोलते हैं ऑब्लिक फॉल्ट। ऑब्लिक फॉल्ट कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रिक्ट स्लिप का और डीप स्लिप का, दोनों ही तरह का। तो इसमें लेफ्ट राइट मूवमेंट भी हो सकती है और अप एंड डाउन भी मूवमेंट्स भी हो सकती है। ये होते हैं टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स। वी वर आस्क्ड व्हाट इज़ एन एपिसेंटर। मैंने आप लोगों को बताया था अर्थ के अंदर फॉल्ट्स के उस पॉइंट के ऊपर जो अर्थ के अंदर होता है, विच इज़ ऑन एन एवरेज 60 किलोमीटर के अराउंड होता है, उसे हम बोलते हैं हाइपोसेंटर या फिर फोकस भी बोला जाता है। सेम उसी के एडजेसेंट जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो पॉइंट होता है जहाँ पर हम उन वेव्स को पहली बार एक्सपीरियंस करते हैं, उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है, तो इसे प्लीज़ याद रखने की कोशिश कीजिएगा। देन वी हैव प्लेट टेक्टोनिक्स। सी दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता है इनर कोर होता है, आउटर कोर होता है एंड द क्रस्ट इज़ देयर, जिसके अंदर हमारा कोर होता है, मेंटल होता है और क्रस्ट होता है।
व्हेन वी टॉक अबाउट द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स, जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की उन्होंने प्रपोज ये किया था कि जो अर्थ का जो लिथोस्फीयर है वो 7 मेजर और 7 माइनर प्लेट्स के अंदर डिवाइडेड है। तो 7 मेजर प्लेट्स कौन सी हैं एक बार देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है जिसमें वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर सेपरेट होता है साउथ अमेरिकन प्लेट से कैरिबियन आइलैंड्स के पास। देन वी हैव साउथ अमेरिकन प्लेट विच इज़ वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन प्लेट अलोंग कैरिबियन आइलैंड्स। पैसिफिक प्लेट, Antarctica and the surrounding oceanic plate, Eurasia and adjacent oceanic plate, Africa and eastern Atlantic floor plate, India, Australia, New Zealand plate। मेरा आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा, इंडिया इनमें से कौन सी प्लेट में फॉल करता है, 7th में, 5th में या फिर 1 से लेकर बाकी किस में? इंडिया कौन से प्लेट में फॉल कर सकता है? इसके बाद हमारे माइनर प्लेट्स भी होते हैं। वन इज़ कैरिबियन प्लेट, कॉकॉज प्लेट, कैरोलिन प्लेट, जुआन डे फुका प्लेट, जुआन फर्नांडिस माइक्रो प्लेट, इरानियन प्लेट, साउथ सैंडविच प्लेट, म्यांमार प्लेट, एंड देर आर मल्टीपल minor plates. Now we have disabled are entitled to the same benefits of scheduled caste and scheduled tribe quota. This has been said by Supreme Court. This is under separation of powers between various organs, dispute redressal mechanisms and institutions under GS paper 2. डिस्प्यूट का आपको पता ही होगा, कलह, कलेश, और रेड्रेसल का मतलब होता है निवारण करना। किसी भी डिस्प्यूट का निवारण करना, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके इंस्टीट्यूशंस क्या हैं। द कंटेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सिग्निफिकेंट डिसीजन के अंदर ये कंफर्म किया है कि वो सब लोग जो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, वो सोशली बैकवर्ड हैं, वो भी उन्हीं बेनिफिट्स के लिए एंटाइटल्ड हैं, रिलैक्सेशंस के लिए, जिनमें SC और ST को कोटा मिलता है। स्पेशली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। ध्यान रहे ये ना कीवर्ड्स होते हैं कि कहाँ कहाँ पर कोटा मिलेगा इनको। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर और एजुकेशन के अंदर। कोर्ट ने 2012 के अपने दिल्ली हाई कोर्ट वाले जजमेंट को अपहेल्ड किया है, जो कि अनमोल भंडारी वॉज अ माइनर, सो उन्होंने अपने फादर के थ्रू, जो कि नेचुरल गार्जियन होते हैं, वर्सेस दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का एक सिग्निफिकेंट डिसीजन था। केस क्या था, एक पिटीशन फाइल की गई थी उसमें अगेंस्ट द गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स चंडीगढ़ के अंदर। कॉलेज ने मिस्टर राज को रिलैक्सेशन डिनाई कर दिया था क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे जो कि पेंटिंग एंड अप्लाइड आर्ट कोर्स के अंदर। हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, एक बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं इसको, ये वाला पार्ट कोई पूछने वाला नहीं है आपसे। कॉलेज ने इंसिस्ट किया था कि जो डिसेबल्ड पर्सनस होते हैं उनको एक जनरल क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होता है 40% का एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, वो मीट करना पड़ता है, वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। लेकिन SC और ST के जो कैंडिडेट्स होते थे उनको एक रिलैक्सेशन दिया जाता था 35% का। तो नीड फॉर रिजर्वेशन क्या है, इंटेलेक्चुअली और जो मेंटली चैलेंज पर्सनस होते हैं उनकी सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं जो कि फिजिकली चैलेंज पर्सनस के अंदर नहीं होती है। तो क्या किया जाना चाहिए, नए तरह के एकेडमिक कोर्सेज़ को क्राफ्ट किया जाना चाहिए, स्पेसिफिकली उन लोगों को ध्यान में रखते हुए जो कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो होते हैं वो एग्ज़ामिन करते हैं, वो उनको एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत है कि इस तरह के कोर्स को क्रिएट करने की क्या फिजिबिलिटी है, ठीक है, और इस तरह के लोगों को क्या स्पेसिफिक नीड्स है, उनको कैसे कैटर किया जाएगा। दे मे ऑल्सो एग्जामिन the increasing number of seats in the discipline of painting and applied art with a view to the accommodating of such students. I think this is very simple to understand. एक important constitutional provisions related to SC sources the Hindu communities. This link is not working. I have tried opening this link multiple times. So हम लोग डायरेक्टली चलते हैं अपने इंस्टा लिंक्स के ऊपर। Overview of Article 14 Clause 15 Clause 4 16 Clause 4A and 46. रिट ऑफ सर्टियोरी, रिट वाले सेक्शन में मैं आपको सारी ही रिट्स के बारे में बता दूंगा। रिट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, हर तरह के रिट के बारे में। सुगम्य भारत अभियान क्या है, ये विजन की PT 365 की गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर आया था, वहाँ से मैं आपको बताता हूँ। एंड देन नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NHFDC। Article 15 Clause 4 says that this article shall not prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially or educationally backward classes of the citizens or for the scheduled caste and the scheduled tribes. यानी कि government can make provisions so that those educationally and socially backward classes can also be come up and equally represented. Now we have Article 16 4A। देखो आर्टिकल में 16 में 4 भी आता है, एंड देन वी हैव 4A।
4A के अंदर होता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन द मैटर्स ऑफ प्रमोशन। ध्यान रहे, प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन होता है और कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के साथ होता है किसी भी क्लास के लिए, और द क्लास ऑफ पोस्ट इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट इन द फेवर ऑफ SC and ST विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट। तो ये प्रमोशन के अंदर ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी से कैसे होता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं अभी यहाँ नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा। मे भी कभी अगर ये स्पेसिफिकली आएगा तो मैं इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी में किस तरीके से प्रमोशन की बात की जाती हैगी। Then we have Article 46 of the Constitution. This provides that state shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker section of the society and in particular of the SC/STs and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation। यानी कि बेसिकली किसी भी SC/ST सेक्शन हो या फिर सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं उन लोगों के इंटरेस्ट वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए एंड टू प्रोटेक्ट देम, कोई भी सोशल इनजस्टिस उनके साथ ना हो, किसी भी टाइप का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट जो है वो दे शुड मेक द लॉज, दे शुड मेक द लॉज। ध्यान रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, दे शुड मेक द लॉज। अब आप मुझे ये बताइए कि आर्टिकल 46 जो है ये किस पार्ट में आता है और ये किस ग्रुप का पार्ट है, यानी कि क्या बोलते हैं आर्टिकल 46 को, वैसे हम कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, क्या इनके लिए एक पूरा का पूरा एक ग्रुप है ना कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह का। तो आप ये मुझे बताएंगे क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कि आर्टिकल 46 कहाँ फॉल करता है। देन वी हैव टाइप्स ऑफ रिट्स। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आया है तो फिर पढ़ ही लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिट्स क्या होती हैंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिफेंडर है हमारे फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स का, तो उसके लिए उनके पास ओरिजिनल और वाइड पावर्स होती हैं। ऑलराइट, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है 5 टाइप के रिट्स। रिट्स का मतलब हो क्या गया, बेसिकली एक तरीके के नोटिस भेज सकता है, ठीक है। अब ये 5 तरीके के होते हैं, हीबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, क्यूओ वारंटो। अब पांचों के नाम अगर आपको याद ना रहे तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि किस तरह से कर सकते हो, इसका शॉर्टकट बताया था PCMHQ, ठीक है। PCM का मतलब हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हेड क्वार्टर, ठीक है। या फिर आप कर सकते हो पैरासीटामोल हेड क्वार्टर, या फिर आप कर सकते हो पैरासीटामोल हाइड्रोक्लोरोक्वीन जो मेडिसिन के नाम के हिसाब से चलना है, या फिर आप CPM कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट उसके हेड क्वार्टर। तो ये एक मतलब आप इस तरीके से याद रख सकते हो, मैंने ये बता दिया है। आगे डिटेल में जानते हैं कि ये सब होते क्या हैं अपने आप के अंदर। जब हम बात करते हैं हीबस कॉर्पस के बारे में, तो जो लैटिन मीनिंग होता है हीबस कॉर्पस का वो होता है टू हैव द बॉडी, और ये जो रिट ये एनफोर्स किया जाता है तो फंडामेंटल राइट होता है किसी भी इंडिविजुअल की और उसकी लिबर्टी के अगेंस्ट कुछ अनलॉफुल डिटेंशन होता है। ध्यान रहे डिटेंशन हुआ है लेकिन अनलॉफुल हुआ है, तब हीबस कॉर्पस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ऑर्डर करता है कि जिसने किसी को अरेस्ट किया है उस पर्सन को कि टू ब्रिंग द बॉडी, यानी कि प्रेजेंट दैट पर्सन बिफोर द कोर्ट। जो फैक्ट्स हैं हीबस कॉर्पस के बारे में इंडिया में वो जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो इस रिट को इशू करते हैं दोनों ही प्राइवेट और पब्लिक अथॉरिटीज़ दोनों के लिए। हीबस कॉर्पस को कुछ केसेस में नहीं इशू किया जा सकता, वो बहुत ध्यान से सुन लेना। प्रीलिम्स के अंदर ना ये ऑप्शंस में आता है कंफ्यूज करने के लिए। पहली चीज़, जब डिटेंशन लॉफुल होगा तो आप हीबस कॉर्पस कर ही नहीं सकते। हीबस कॉर्पस आप तब करोगे जब डिटेंशन जो है वो अनलॉफुल हुआ है। सेकंड चीज़, जब प्रोसीडिंग्स होती है ना वो कंटेम्प्ट में होती हैं, लेजिस्लेचर या फिर कोर्ट की। अब कंटेम्प्ट के अंदर आपने कोर्ट की ही निंदा वगैरह कर दी हैगी तो भी ये नहीं हो सकता है। और डिटेंशन किसी ने की हो, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अगर डिटेंशन किया तो भी आप हीबस कॉर्पस नहीं दे सकते हो। और जो डिटेंशन होती है वो आउटसाइड जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट होती है तो भी आप हीबस कॉर्पस नहीं कर सकते हो। नाउ कम्स मैंडेमस। लिटरल मीनिंग क्या होता है मैंडेस का, होता है कि रिट का होता है वी कमांड। ये रिट इशू तब किया जाता है कोर्ट के द्वारा जब कोई पब्लिक ऑफिशियल वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है या फिर रिफ्यूज़ कर देता है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने को, या फिर रिज्यूम नहीं करता अपने वर्क को। पब्लिक ऑफिशियल्स के अलावा मैंडेमस जो है वो इशू किया जा सकता है किसी भी पब्लिक बॉडी के लिए, या फिर किसी कॉरपोरेशन के लिए, या फिर किसी इन्फीरियर कोर्ट को, या फिर किसी ट्रिब्यूनल को, या फिर गवर्नमेंट को, किसी भी सेम पर्पज़ के लिए। मैंडेमस के बारे में इंडिया में जान लेते हैं। हीबस कॉर्पस की तरह जो मैंडेमस होता है ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं इशू किया जा सकता, ध्यान रहे। और
अगर हम बात करें कहाँ कहाँ नहीं किया जा सकता, तो किसी भी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, जिसका कोई स्टैच्यूटरी फोर्स नहीं है, उनको कोई काम करने की इंस्ट्रक्शन के लिए नहीं किया जा सकता। या फिर किसी को इस तरीके से ऑर्डर करना हो, और स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करोगे वहाँ पर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किया हो, उसके लिए ऑब्लाइज होना, उसके लिए भी कमांड नहीं कर सकते हो आप। फिर प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर्स को भी आप मैंडेमस इशू नहीं कर सकते। या फिर कोई चीफ जस्टिस हो गया हमारे हाई कोर्ट का, जो एक्ट करता है जुडिशियल कैपेसिटी के अंदर, उनके अगेंस्ट भी नहीं कर सकते। नाउ वी हैव प्रोहिबिशन। लिटरल मीनिंग जो होता है प्रोहिबिशन का होता है टू फॉरबिड, यानी कि टू स्टॉप समबडी। एक कोर्ट जो हायर पोजीशन में होता है वो प्रोहिबिशन इशू करता है एक कोर्ट के लिए जो लोअर पोजीशन में होता है, ताकि वो अपनी एक्सीडिंग से थोड़ा सा उसको लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन और असर्पिंग अ जुरिस्डिक्शन दैट डज नॉट पोजेस, मतलब कि एक इनडायरेक्टली इनएक्टिविटी होती है। तो फैक्ट्स क्या होते हैं प्रोहिबिशन के बारे में, जो रिट्स होती है प्रोहिबिशन की वो इशू की जा सकती हैं जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ को ही। ध्यान रहिए, थोड़ा सा लिमिटेड होता है कोर्ट तक और जुडिशियल बॉडीज़ के लिए। इसको हम किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडी या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी के अगेंस्ट इशू नहीं कर सकते। नाउ वी हैव सर्टियोररी, जिसके बारे में हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन, वो इंस्टा लिंक का क्वेश्चन भी था। लिटरल मीनिंग जो होता है सर्टियोररी का वो होता है टू बी सर्टिफाइड, यानी कि टू बी इन्फॉर्म्ड। ये रिट इशू की जाती है एक कोर्ट के द्वारा जो कि हायर अथॉरिटी में होता है, एक लोअर कोर्ट के लिए या फिर किसी ट्रिब्यूनल के लिए, ताकि उनको इस बात का ऑर्डर करते हैं कि उस केस को ट्रांसफ़र करें जो कि पेंडिंग है उनके पास, ठीक है, या फिर उनके ऑर्डर को स्क्वैश करना होता है। तो ये इशू की जाती है उन ग्राउंड्स के ऊपर जो एक्सेस होता है जुरिस्डिक्शन का, या फिर वहाँ पर जुरिस्डिक्शन का लैक हो रहा होता है, या फिर एरर, लॉ में कुछ एरर आ रहा होता है वहाँ पर। इट नॉट ओनली प्रिवेंट्स बट ऑल्सो क्योर्स फॉर द मिस्टेक इन द जुडिशरी, यानी कि कोई भी मिस्टेक हो गई उससे प्रिवेंट करना ही नहीं, उसको क्योर करना ही नहीं होता है, उसको प्रिवेंट भी करना रहता है। सर्टियोररी के बारे में जान लेते हैं। 1991 से पहले जो रिट थी सर्टियोररी वाली, वो इशू की जाती थी सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के लिए, लेकिन किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के लिए नहीं होती थी। 1991 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी कि जो सर्टियोररी इशू करेंगे वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को भी अफेक्ट कर सकती, को के अगेंस्ट भी इशू की जाएगी जो किसी भी इंडिविजुअल्स के राइट्स को अफेक्ट करती हो। बट स्टिल दिस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट एनी लेजिस्लेटिव बॉडी एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज़। क्वो वारंटो क्या होता है? लिटरल मीनिंग जो होता है इसका वो होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इशू करता है इस रिट को किसी भी तरह का इलीगल असरपेशन के लिए, जो कि पब्लिक ऑफिस, अगर किसी ने किसी पब्लिक ऑफिस को अपनी पावर के अंडर ले रखा होता है, तो इस रिट के द्वारा कोर्ट इंक्वायर करता है कि क्या लीगैलिटी है कि ये इंसान इस पब्लिक ऑफिस को क्लेम कर रहा है। क्यू वारंटो के फैक्ट्स देख लेते हैं। क्यू वारंटो इशू किया जा सकता है जब कोई भी सब्सटेंशियल पब्लिक ऑफिसर होता है, एक परमानेंट कैरेक्टर क्रिएट करता है, बाय स्टैट्यूट और बाय कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्वॉल्व। It cannot be issued against any private or ministerial office. इस रिट के अंदर, अब राइट गलती से बोल रहा था मैं, इस रिट के अंदर जो राइट होता है रिड्रेसल का, वो किसी भी इंडिविजुअल्स को हो सकता है अदर देन एग्रीव्ड पर्सन। ध्यान रहे। रिट के बारे में थोड़े से जनरल फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं और ये भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के रिट के अंदर और हाई कोर्ट के रिट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। आर्टिकल 32 जो होता है वो एम्पावर करता है हमारे पार्लियामेंट को कि वो ऑथराइज़ करेगा किसी भी कोर्ट के अंदर कि वो रिट्स इशू कर सकता है। तो वैसे बेसिकली आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को पावर होती है, आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट्स को पावर होती है कि वो इश्यूज़ कर सकते हैं, रिट्स इशू कर सकते हैं। 1950 से पहले सिर्फ हाई कोर्ट जो कलकत्ता का था, बॉम्बे का और मद्रास का था, उनके पास ये पावर की थी, वो रिट्स इशू कर सकते थे। रिट्स जो हैं इंडिया के वो बोरो किए गए इंग्लिश लॉ से, ठीक है, जहाँ पर इनको प्रेरोगेटिव रिट्स भी बोला जाता है। भी क्या मतलब है, यही बोला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिट्स होते हैं वो हाई कोर्ट से डिफरेंट कैसे होते हैं? आर्टिकल 32 जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो रिट्स इशू करे। आर्टिकल 226 जो होता है वो हाई कोर्ट को एम्पावर करता है। हाउएवर कुछ फ्यू डिफरेंसेस भी होते हैं दोनों के रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर, ठीक है, दो इस टेबल में गिवन है। अगर हम पर्पस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट्स इशू कर सकता है,
ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स भी हो गए और बाकी पर्पसेस भी होते हैं, जैसे कि एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी लीगल राइट, वहाँ पर भी रिट्स को इशू कर सकता है हाई कोर्ट। तो पर्पस के हिसाब से अगर देख लेते हैं तो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर होती है रिट्स को इशू करने की। कोई टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इट इज़ ओनली अगेंस्ट अ पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट की यहाँ बात करते हैं तो अगेंस्ट अ पर्सन रिजाइडिंग गवर्नमेंट और अथॉरिटी लोकेटेड विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओनली, यानी कि यहाँ पर हाई कोर्ट की लिमिट होती है कि जिस एरिया का हाई कोर्ट है वो उसी एरिया की टेरिटरी के हिसाब से ही वहाँ पर रिट्स इशू कर सकता है, या फिर आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओनली इफ द कॉज ऑफ द एक्शन अराइजेज विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। हम जब पावर की बात करते हैं तो यहाँ पर आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट मे नॉट रिफ्यूज़ टू एक्सरसाइज इट्स पावर टू इशू द रिट्स, यानी कि अच्छा आर्टिकल 32 को दूसरा नाम भी क्या होता है, एक नाम और भी होता है इसका, तो देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग उसका कमेंट में आंसर दे पाते हैं। हाई कोर्ट के केस के अंदर डिस्क्रिशनरी होता है, इट मे रिफ्यूज़ टू एक्सरसाइज इट्स पावर टू इशू द रिट, यानी कि हाई कोर्ट मना कर सकता है कि वो रिट्स इशू नहीं करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट के अंदर भी आता है। अब हमें बात करनी थी नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। थोड़ा सा टाइटल से ही आइडिया लग जाता है कि हैंडीकैप वगैरह को फाइनेंस डेवलप करने के लिए कुछ एक इंस्टीट्यूशन है जो कुछ ना कुछ करता होगा, तो ऐसे आइडिया लगा लिया करो ताकि प्रीलिम्स में हेल्प हो जाएगी। NHFDC कॉरपोरेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस के एंड विद डिसेबिलिटीज़, दिव्यांग जन। देखो दिव्यांग वर्ड का मतलब समझो, दिव्य का मतलब होता है डिवाइन, अंग का मतलब होता है ऑर्गन और जन का मतलब होता है लोग। सो पीपल हु हैव अ डिवाइन ऑर्गन, ध्यान देना। और ये डिपार्टमेंट आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। 1997 से हमारा ये कॉरपोरेशन जो है वो काम कर रहा है। ये रजिस्टर्ड है एज अ कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है दिव्यांगजन को या फिर PWD यहाँ पर देखो दो तरह के होते हैं, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट भी होता है एक PWD, उसमें PW कैपिटल होता है, और एक जहाँ पे PWD जहाँ W स्मॉल आ जाता है ना उसको बोलते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। दिव्यांगजन भी बोल सकते हैं इनको। इनकी इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन के लिए और इनको कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करता है ताकि इनको एम्पावरमेंट किया जा सके, ठीक है, और ये ग्रो कर सके, सस्टेन कर सके अपने एंटरप्राइजेस को, तो उसके लिए फाइनेंस देता है। यानी कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है, अपना कोई एंटरप्राइज चलाना चाहता है, कोई काम धंधा शुरू करना चाहता है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। NHFDC के कुछ इनिशिएटिव्स हैं वो देख लेते हैं। NHFDC स्वावलंबन केंद्र, तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि वो PWD के ओन्ड माइक्रो स्किल ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करेंगे थ्रू आउट द कंट्री। सेफ कैब्स इन दिल्ली एंड इंदौर, NHFDC ने अरेंजमेंट्स बनाए थे सखा कैब्स के साथ, ठीक है, जहाँ पर PWD ओन कमर्शियल व्हीकल्स जो होते हैं दे विल बी अलाउइंग द विमेन ड्राइवर्स सो दैट दे कैन प्रोवाइड सेफ टैक्सी ऑप्शंस फॉर द विमेन, चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन कम्यूटर्स। कम्यूटर्स वर्ड का मतलब आप समझते होंगे ना, ट्रैवल करने वाले, एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करने वाले। सेफ ड्रिंकिंग वाटर ई कार्ड्स, NHFDC ने रिसेंटली एग्री किया था कि वो फाइनेंस करेगा ई कार्ड्स को जो कि ओन्ड होंगी PWDs के द्वारा, और वो फिट होंगी RO वाटर के साथ, ताकि जो उस RO वाटर की जो डिस्पेंडिंग वेंडिंग मशीन्स होते हैं उसके साथ फिट होंगी, तो इनके लिए। सुगम्य भारत अभियान और एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के बारे में देख लेते हैं। टू अचीव यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, एक्सेसिबिलिटी मतलब समझ पा रहे हो ना, दे कैन ईजिली एक्सेस ऑल द फैसिलिटीज़ अराउंड, ठीक है, स्पेशली द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं। टारगेट्स अंडर द स्कीम आर, यार इसमें ना यहाँ पर इन्होंने PWD कैपिटल दे दिया। जितना मुझे पता है PWD जो कैपिटल वाला होता है इसको हम लोग पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं, स्मॉल वाले को वेलफेयर की। पहले हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, यहाँ कुछ पढ़ा है, बट नेवर माइंड, आई थिंक S से डिफरेंस क्रिएट होता होगा, सो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैंने शायद वो पहले गलत बता दिया था। जो टारगेट्स हैं स्कीम के अंडर वो ये हैं कि 50% जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, NCT मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और जो स्टेट की कैपिटल्स होती हैं वो फुल्ली एक्सेसिबल होनी चाहिए इन लोगों के लिए, यानी कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं ये एक्सेस कर पाएँ, ईजिली मूवमेंट कर पाएँ, यानी कि लिफ्ट वगैरह इस तरीके से हों, ठीक है, और वाटर फैसिलिटीज़, वॉशरूम फैसिलिटीज़ इस तरीके से हों, रैम्प्स वगैरह हों वहाँ पर, ये सब। Completing the accessibility audit of 50% of government buildings and making them fully accessible in the 10 most important cities or towns, ध्यान रहे।
ये इंश्योर करना कि 50% जो रेलवे स्टेशंस हैं कंट्री के अंदर वो कन्वर्ट किए जाएंगे फुली एक्सेसिबल रेलवे स्टेशंस के अंदर, ठीक है। हम ये भी इंश्योर करेंगे कि 25% जो गवर्नमेंट की ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैरियर्स हैं, ध्यान रहे 25% गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट कैरियर्स कंट्री के अंदर उनको कन्वर्ट करेंगे फुली एक्सेसिबल कैरियर्स के अंदर, ठीक है। कंडक्टिंग एक्सेसिबिलिटी ऑडिट ऑफ 50% ऑफ द गवर्नमेंट, बहुत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का वेबसाइट्स को, और कन्वर्ट करेंगे उनको फुल्ली एक्सेसिबल वेबसाइट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि वेबसाइट में क्या करेंगे, तो क्या वेबसाइट के अंदर ना उसी को ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। बेसिकली यू विल बी सेलेक्टिंग सर्टेन टेक्स्ट और फिर वो ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा उस तरीके से। कुछ सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं, यहाँ तो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए थे, इसके सेलिएंट फीचर देख लेते हैं। टू क्रिएट यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये जो कैंपेन है इसको डिवाइड किया गया है 3 वर्टिकल्स के अंदर, ठीक है। वो 3 वर्टिकल्स क्या हैं? बिल्ट एनवायरनमेंट एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्सेसिबिलिटी और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इकोसिस्टम एक्सेसिबिलिटी। आई थिंक ये स्कीम अगर आ जाती तो आपको तीनों चीज़ें तो याद होनी चाहिए, जो 3 वर्टिकल्स हैं। अदर इनिशिएटिव्स क्या हैं स्कीम के? ऑर्गेनाइजेशन जो कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों के अंडर ही आती है, उनको एनकरेज करेंगे कि वो CSR फंड्स को इस तरह के एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज़ करें। अब CSR फंड्स आप लोगों को पता ही होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड्स जो होते हैं। हर एक कंपनी का कुछ ऑब्लिगेशन होता है, उनके रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट वगैरह हर एक चीज़ को ध्यान में रख के उतना % उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वेस्ट करना ही होता है। अब उसकी लिमिट होती है, कौन सी कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट होती है, किसको करना है किसको नहीं करना, वो डिटेल में अलग से पढ़ेंगे कभी। इंक्लूसिवनेस एंड एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स, ये यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वो सारे के सारे एफर्ट्स को एसेस कर सकें जो वेरियस इंडस्ट्रीज़ की हैं कि वो किस तरीके से अपने वर्क प्लेस को पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक्सेसिबल बना रहे हैं। अब देखो यहाँ इन्होंने PWD में छोटा W यूज़ कर लिया, यहाँ पर कैपिटल, तो मैं देखूँगा, मैंने इसके बारे में आराम से सर्च करके आप लोगों को कभी ना कभी बता दूँगा नेक्स्ट वीडियो में या फिर आगे कभी। फिर है एक सुगम पुस्तकालय, एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है पर्सन विद प्रिंट डिसेबिलिटीज़ के लिए, और ये पार्ट है हमारे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का ही। एक है दिव्यांग सारथी मोबाइल ऐप टू प्रोवाइड इजी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन का मतलब होता है प्रचार करना दिव्यांग जन्स के लिए, ठीक है। पर्टेनिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग इट्स वेरियस एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस एटसेट्रा। Now we have Afghan exports to India through Wagah border. This is covered under India and its neighborhood relations. पाकिस्तान ने अलाउ किया है कि अफ़गानिस्तान अपने गुड्स इंडिया में भेज सकता है वाघा बॉर्डर के थ्रू जुलाई 15 के बाद, और ये डिसीजन आया है इस्लामाबाद की जो कमिटमेंट है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट उसके अंदर। हावेवर इस्लामाबाद इस बात के मामले में बिल्कुल साइलेंट है कि क्या इंडिया भी अफ़गानिस्तान को एक्सपोर्ट कर पाएगा वाघा बॉर्डर के थ्रू। APTTA आपता भी उसको बोला जाता है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, ये एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है जिसको 2010 में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने साइन किया था ताकि जो भी मूवमेंट ऑफ गुड हो सकती है उनका ईजी फैसिलिटेशन हो किया जा सके इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। आपता के साथ प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान ने लेटली क्लोज़ कर दिए थे अपने बॉर्डर्स अफ़गानिस्तान के साथ मल्टीपल टाइम्स, स्पेशली जब वहाँ पर एक आर्म ट्विस्टिंग पॉलिटिकल क्राइसिस देखा था अफ़गानिस्तान के अंदर, और इसके कारण यूजुअली अफ़गान के जो मार्केट्स होते हैं वहाँ पर प्राइस जो होता है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता रहता है, ठीक है। स्मगलिंग भी और इंपोर्ट्स वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे डिमांड्स को सेटिएट करते हैं। एक बार मैं आपको मैप पर दिखा देता हूँ। वाघा बॉर्डर आप सबको पता है, मोस्ट ऑफ़ यू मस्ट हैव गॉन टू विजिटेड ऑल्सो दिस प्लेस। ये अमृतसर के अंदर है, ठीक है, पंजाब के जो बॉर्डर एरिया होता है अमृतसर का वहाँ पर है ये। एंड देयर इज़ अनदर वाघा ऑफ ईस्ट जिसको बोला गया है पेट्रापोल बेनापोल बॉर्डर, ठीक है, ये बांग्लादेश के साथ में है। सो प्रीलिम्स क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर इम्पॉर्टेंट लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ की बात करें तो अफ़गानिस्तान इज़ वन ऑफ द लैंडलॉक्ड कंट्रीज़, इम्पॉर्टेंट कंट्री है। स्विट्ज़रलैंड इज़ देयर, नेपाल इज़ देयर, भूटान इज़ देयर, और अफ्रीकन कंट्रीज़ तो बहुत सारी है। देन आप अबाउट दैट कज़ाकिस्तान इज़ देयर, ज़ाम्बिया, बेलारूस and many much more countries are there. Those are important landlocked countries around the world. इंडिया के बॉर्डर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ तो आपको पता ही है इंडिया का बॉर्डर जम्मू एंड कश्मीर से लेकर देन दिस पंजाब रीजन, देन दिस राजस्थान रीजन एंड देन गुजरात रीजन इज़ देयर। अफ़गानिस्तान के साथ जो इंडिया का जो बॉर्डर होता है वो ऊपर की तरफ है, दैट इज़ पार्ट ऑफ POK, गिलगित बल्तिस्तान वाला जो एरिया पड़ता है वहाँ पर।
वाघा बॉर्डर इज़ इन अमृतसर। आपता के बारे में और ये कब साइन किया गया था 2010 के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया है। वाघा ऑफ ईस्ट भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। नाउ वी हैव ईरान ड्रॉप्स इंडिया फ्रॉम चाबहार रेल प्रोजेक्ट। दिस इज़ कवर्ड अंडर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। ईरान ने डिसाइड किया है कि उनको जो रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करनी थी चाबहार पोर्ट से लेकर जहीदान तक, वो बिना किसी इंडिया के असिस्टेंस के उसको आगे प्रोसीड करेगा, क्योंकि फंडिंग में डिले हो रही है इंडिया की साइड से। जहादेन एक सिटी है ईरान के अंदर ही और ईरान की कैपिटल है तेहरान। तो वहाँ चाबहार पोर्ट के ऊपर इंडिया कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है पोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसी के रिगार्डिंग है। इशू क्या है हम लोग सब कुछ देखते चलते हैं, चाबहार पोर्ट क्या होगा राइट नाउ। जो इशू पहले वो देख लेते हैं। जो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है ये इंडिया के कमिटमेंट का पार्ट है, जो कि ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ था इंडिया, ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच में, ताकि अफ़गानिस्तान तक जाने के लिए और सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए एक ऑल्टरनेट रूट क्रिएट किया जा सके। देखो पिछले ही न्यूज़ में हम लोगों ने ऊपर देखा था कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो सी के थ्रू वहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं हो सकती हैगी। तो आइदर यू गो थ्रू पाकिस्तान और यू गो थ्रू ईरान और फ्रॉम दी अदर साइड, फ्रॉम दी अपर नॉर्थ साइड। तो इंडिया ने चाबहार पोर्ट के ऊपर एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया था। डील को फाइनलाइज़ किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब उन्होंने तेहरान में विजिट किया था 2016 के अंदर। तेहरान इज़ द कैपिटल ऑफ ईरान। अच्छा, ईरान की कैपिटल तेहरान है, तो इराक की कैपिटल क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। देन देर इज़ IRCON, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के अंदर बनाने में भी उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। बिसाइड्स यानी कि $1.6 बिलियन की फाइनेंसिंग के अलावा उसमें कंस्ट्रक्शन में भी असिस्ट करेंगे। हाउएवर ये कभी तक हो नहीं पाया क्योंकि US ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर दिए थे। फिर एक वेवर भी था US के सैंक्शंस का, ठीक है, स्पेसिफिक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के लिए। इंडिया को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था इक्विपमेंट सप्लायर्स को पिक करना, तो और ये पॉसिबल क्योंकि वो लोग वरीड थे कि उनका US की तरफ से उनके ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए। इंडिया के लिए अभी ये मेजर कंसर्न क्यों बन गया बहुत ज़्यादा। देखो ये डेवलपमेंट इनकी तब होने लगी है जब ईरान एक 25 साल की डील फाइनलाइज़ करने वाला है चाइना के साथ, ठीक है, और वो होगी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पार्टनरशिप को लेकर। और ये जो डील होगी ये $400 बिलियन की डील होगी। जो इंडिया एंड चाइना एंड ईरान की जो डील है अगर फाइनलाइज हो जाती है तो चाइना का बहुत वास्ट एक्सपेंशन होगा, ठीक है, ईरान के बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर, स्पेशली बैंकिंग हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, पोर्ट, रेलवे और भी न्यूमरस अदर प्रोजेक्ट्स के अंदर। कंसिडरिंग कि ईरान जो बहुत इंपॉर्टेंट एलाई है न्यू दिल्ली का यानी इंडिया का, इस तरह की डील अगर ईरान चाइना के साथ डील करता है तो वो इंडिया के सेंटिमेंट्स को, इंडिया के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उस रीजन के अंदर उसको हर्ट करेगी। स्पेशली उस टाइम के ऊपर जब इंडिया की चाइना की जो थोड़ी सी रिलेशनशिप्स हैं वो उस गलवान वैली के डिस्प्यूट के कारण थोड़ी सी ख़राब हो चुकी हैं। अब हम देख लेते हैं चाबहार पोर्ट क्या है। ये गल्फ़ ऑफ ओमान में लोकेटेड है, मैं आपको भी मैप पर दिखाऊंगा, गल्फ़ ऑफ ओमान भी, चाबहार पोर्ट भी, ठीक है। और ये इंडिया का ओनली ओशनिक पोर्ट है ऑफ दैट कंट्री, मतलब वहाँ पर ओनली ओशनिक पोर्ट है उस कंट्री का। चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? इंडिया इसके थ्रू पाकिस्तान को बाईपास कर करके डायरेक्ट अफ़गानिस्तान तक पहुंच सकता है। हम लोगों ने बिल्कुल देखा था ना अभी आपता के बारे में। अब आपता तो था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, तो पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया है कि अफ़गानिस्तान इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकता है वाघा बॉर्डर के थ्रू, लेकिन क्या इंडिया वहाँ पर एक्सपोर्ट कर पाएगा इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो इंडिया क्या कर सकता है कि अगर चाबहार पोर्ट के थ्रू इंडिया अफ़गानिस्तान तक पहुँच सकता है बाईपासिंग पाकिस्तान, तो ये इंडिया की एक्सेस जो ईरान में उसको भी बूस्ट करता है। और जो की है गेटवे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का, जिसके अंदर सी रेल रोड कनेक्ट करते हैं इंडिया, रशिया, ईरान, यूरोप और सेंट्रल एशिया को। अब ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर कौन सी कंट्रीज़ और जो कॉन्टिनेंट्स है वो इन्वॉल्व है। इसी के कारण इंडिया अब इस तरह की चीज़ें, चाबहार पोर्ट के कारण इंडिया जो है वो अरेबियन सी के अंदर चाइनीज़ प्रोविंस को भी काउंटर कर सकता है, ठीक है, जहाँ पर चाइना पाकिस्तान की हेल्प से ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा है। ग्वादर पोर्ट चाबहार पोर्ट से लेस देन 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और अगर हम सी के थ्रू जाने की बात करते हैं तो 100 किलोमीटर से भी कम के डिस्टेंस पर है। अगर हम एक डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो चाबहार पोर्ट को हम लोग एज एक इस तरह के पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ से हम लोग ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस को भी कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। तो ये डिप्लोमेटिक व्यू पर्सपेक्टिव भी आपको मिल गया।
लोकेशन ऑफ चाबार पोर्ट, INSTC तो हो गया था, गल्फ ऑफ ओमान दिखाना है, ज़हादेन एक सिटी बता दिया मैंने आपको, कंट्रीज इन द इंडियन ओशन रीजन। आई डोंट थिंक मुझे लास्ट वाला पॉइंट आपको बताने की रिक्वायरमेंट भी होगी। मैं आप लोगों को लोकेशंस दिखा देता हूँ चाबहार पोर्ट की और ग्वादर पोर्ट की रिगार्डिंग। देखिए ये है इंडिया, ये है पाकिस्तान, ये है अफ़गानिस्तान और इसके बिल्कुल एडजेसेंट है ईरान। पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा है चाइना, जहाँ से आएगा सीपेक, ठीक है। और इंडिया कर रहा है चाबहार, चाबहार के थ्रू इंडिया यहाँ से होता हुआ अफ़गानिस्तान तक जाने की कोशिश करेगा। मैं आपको एक और मैप दिखाता हूँ इसी के अंदर, थोड़ा सा आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए चाबहार पोर्ट आपको दिखाई दे गया होगा। अभी आपको इंडिया का आपको मैप दिखाई दे गया। मुंबई पोर्ट से होते हुए हमारे शिप्स जाएंगे चाबहार तक और चाबहार के थ्रू ईरान के थ्रू हम लोग जाएंगे अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल तक। ये जो ग्वादर पोर्ट है ये चाइना वाला रीजन हो गया है। बात की जा रही थी गल्फ़ ऑफ ओमान की। देखिए ये जो चाबहार पोर्ट जो रीजन है ना, ये पूरा का पूरा जो रीजन है इधर, ये इसी को बोलते हैं गल्फ़ ऑफ ओमान। ऑलराइट, थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक और मैप के अंदर। ये देखिए ये जो रीजन बन गया है ना, ये पूरा का पूरा गल्फ़ ऑफ ओमान है और यहीं पर हमारा चाबहार है, यहीं पर हमारा ग्वादर है। सी से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस, लेकिन अगर लैंड से जाओगे तो ये कुछ 400 के आसपास पड़ता है। नाउ वी हैव यूएन's हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, यूएन's HLPF. This is covered under environment and conservation related issues under GS पेपर 3। नीति आयोग आप लोगों को पता होगा, नीति आयोग 2015 में बना था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करते हुए, ठीक है। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और नीति आयोग की जो अप्रोच होती है वो बॉटम अप अप्रोच होती है। प्लानिंग कमीशन की जो अप्रोच होती है वो टॉप डाउन अप्रोच थी, ठीक है। नीति आयोग एक थिंक टैंक है, तो इन्होंने इंडिया की दूसरी VNR, ठीक है, VNR सबमिट किया। VNR क्या है? वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू। किसको सबमिट किया? UNHLPF को। तो पहले ये देखिए जो सबमिट किया VNR वो क्या है। VNR एक प्रोसेस होता है जिसमें हर कंट्री ये एसेस करती है, पहले एसेस करती हैं फिर प्रेजेंट करती हैं कि उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर क्या कुछ प्रोग्रेस की है, ठीक है। और फिर प्लेज करती हैं कि किसी टू लीव नो वन बिहाइंड। पर्पस क्या है? एक स्नैपशॉट दिया जाता है कि कंट्री कहाँ स्टैंड कर रही है करंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, ठीक है, और किस तरीके से इस प्रोग्रेस को एक्सेलरेट किया जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस शेयरिंग, पीयर लर्निंग, आइडेंटिफाइंग द गैप्स, गुड प्रैक्टिसेस और मोबिलाइजिंग द पार्टनरशिप्स। ध्यान रहे ये जो रिव्यूज़ होते हैं ये वॉलेंट्री होते हैं, वॉलेंट्री, अपनी चॉइस है, रिव्यू करना चाह रहे हो नहीं करना चाह रहे हो, सबमिट करना चाह रहे हो नहीं करना चाह रहे हो। और स्टेट लेड होते हैं जिनका एम होता है फैसिलिटेट करना और शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस इंक्लूडिंग आपकी सक्सेस क्या थी, आपके फेलियर्स क्या थे, आपके चैलेंजेस क्या थे, आपने क्या क्या सीखा। जो प्रोसेस होता है प्रिपरेशन ऑफ कंट्रीज़ VNR, इसमें एक प्लेटफॉर्म मिला जाता है जहाँ पर पार्टनरशिप होती है थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स। अब हम ऊपर चलते हैं। जो इंडिया की VNR 2020 की रिपोर्ट है उसका टाइटल है डेकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDGs फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। आत्मनिर्भर का क्या टाइटल था? लोकल टू वोकल अबाउट लोकल। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ना वो 17 हैं, ठीक है, और उनका टारगेट है 2015 से लेकर 2030 तक, यानी कि 15 साल के अंदर हमको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने हैं। इंडिया में कौन रिस्पॉन्सिबल है? बैकग्राउंड की बात करें तो नीति आयोग के पास मैंडेट है कि वो अडॉप्ट करेगा या ओवरसी करेगा मॉनिटरिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, नेशनल और सब नेशनल लेवल के ऊपर। थोड़ा और डिटेल में जंप करते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट होता है कि क्या एडॉप्शन है और क्या इम्प्लीमेंटेशन है 2020 एजेंडा इंडिया के लिए। अपार्ट फ्रॉम प्रेजेंटिंग अ रिव्यू प्रोग्रेस ऑन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये रिपोर्ट ये भी डिस्कस करती है जो पॉलिसी है, जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट की इंडिया की अप्रोच क्या है लोकलाइज करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को और स्ट्रेंथनिंग करने के लिए इन सब के इम्प्लीमेंटेशन के मीन्स को। तो सबमिट किया था हम लोगों ने UNHLPF को। UNHLPF के बारे में जान लेते हैं। जो एस्टेब्लिशमेंट है UNHLPF की वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ही है और इसको मैंडेट किया गया था 2012 के अंदर। जो एक आउटकम था, जो डॉक्यूमेंट था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका दूसरा नाम है Rio+20 द फ्यूचर वी वांट का। HLPF एनुअली यानी कि साल में मिलता है, जुलाई के अंदर स्पेशली 8 दिनों के लिए और अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ इकोसॉक।
इकोसोक आप लोगों को पता ही होगा, 54 मेंबर्स होते हैं इसमें, 3 साल के लिए जो जनरल असेंबली से चूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम करती है और पॉलिसी वगैरह बनाना और प्लस में कोऑर्डिनेशन करना एंड एवरीथिंग, इकोसोक। तो HLPF ने रिप्लेस किया था कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जो एनुअली मिलता था 1993 से लेकर। HLPF के फंक्शन क्या होते हैं? HLPF मेन यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इसका एक सेंट्रल रोल है फॉलो अप करने का, रिव्यू करने का, जो 2030 का एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ग्लोबल लेवल के ऊपर। आई थिंक वी आर क्लियर विद एवरीथिंग। व्हेन वाज नीति आयोग एस्टैब्लिश? 2015। व्हाट इज़ VNR हो गया? इज़ इट वॉलंटरी? येस, इट इज़ वॉलंटरी एंड इट इज़ स्टेट लेड। ओवरव्यू क्या है SDGs का और इम्पॉर्टेंट सब गोल्स मैंने आपको बता ही दिए थे। सब गोल्स के बारे में बताऊँ, देखो, नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, जेंडर इक्वालिटी करके, एजुकेशन फॉर ऑल, सेविंग द एनवायरनमेंट, इस तरीके से 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। इकोसोक मैंने बता दिया, Rio+20 हो गया, HLPF हो गया। नाउ वी हैव इनेबलिंग पीपल टू गवर्न देमसेल्व्स, यानी कि लोगों को इस तरीके से जागरूक करना कि वो खुद को गवर्न करें। दिस पार्ट इज़ कवर्ड अंडर GS4। सो कोविड-19 की सिचुएशन ने हमारे गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर जो मिसमैच है उसे किस तरीके से एक्सपोज किया है, ये हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट सिस्टम हर एक लेवल के ऊपर, आप ग्लोबली बात करो, आप नेशनली बात करो, आप लोकल लेवल की बात करो, हर जगह पर कुछ ना कुछ स्ट्रेस देखने को मिला था द मोमेंट कोविड-19 पैंडमिक स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ था। बहुत सारे सब सिस्टम्स के अंदर ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक है, और जिन सबको एक ही बारी में मैनेज करना था। जैसे कि हेल्थ केयर में प्रॉब्लम आ गई थी, उसी टाइम मैनेज करो, लॉजिस्टिक्स में मैंने प्रॉब्लम आई तभी मैनेज करो, बिजनेस हो गया, फाइनेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, हर एक में सडनली एक साथ प्रॉब्लम आ गई थी, सब एकदम से ब्रेकडाउन कर गए थे और सबको मैनेज करना रिक्वायरमेंट थी। सॉल्यूशंस फॉर वन सब सिस्टम बैकफायर्ड ऑन द अदर सब सिस्टम। युवा ये कहना है कि एक सिस्टम को ऊपर आप काम कर रहे हो तो दूसरे सिस्टम को उसी चीज़ का नुकसान हो जा रहा था। जैसे कि अगर आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को मेंटेन करना है तो फिर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको इकोनॉमी मेंटेन करनी है तो आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पाओगे, तो वायरस फैलेगा। इस तरीके से जो एक सिस्टम के कारण दूसरा सब सिस्टम जो था वो बैकफायर कर पा रहा था। इशू क्या है? एक मिसमैच हो रहा था कि किस तरीके से जो गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और उनको रिक्वायरमेंट थी कि उसको मैनेज करें। सिस्टम्स और सबसिस्टम्स जो हैं वो आइसोलेशन में काम कर रहे थे, ना कि कोऑर्डिनेशन में। ज़रूरत क्या थी कि दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, लॉकडाउन ने हेल्थ क्राइसिस को मैनेज करना तो ईजी कर दिया था, लेकिन उसी के साथ साथ इकोनॉमिक जो डिस्ट्रेस हो गया था पूरी कंट्री के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसको मैनेज करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जो रिसोर्सेज का डाइवर्जन था, ठीक है, उसका फोकस था कि जो कोविड-19 के कारण जो लाइफ को जो थ्रेट है उसको सेव किया जा सके। लेकिन जब हम लोगों ने रिसोर्सेज को ही एक डाइवर्ट कर दिया था तो उसके कारण अदर डिजीज़ से जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं वो इंक्रीज़ हो गई थी, और तो और माल न्यूट्रिशन के कारण भी कंट्री के अंदर बहुत जगह डेथ्स देखने को मिली। चैलेंजेस जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए वो हैं ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जो कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर लिस्टेड हैं यूनाइटेड नेशंस के। वो सिस्टमेटिक चैलेंजेस हैं। ये सारे के सारे सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स जो हैं ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। एनवायरनमेंट प्रॉब्लम हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल इश्यूज़ हो गया, इन सब को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते एक दूसरे से, और इनको सॉल्व किया जाना चाहिए बाय एक्सपर्ट्स इन सिलोज और बाय एजेंसीज। जो लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको इस वर्ड का मीनिंग मैंने कई बार बताया है, तो मैं चाहूँगा आज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है और ये क्यों यूज़ किया गया है यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। नीड ऑफ द आवर क्या है? सॉल्यूशन मस्ट फिट द स्पेसिफिक कंडीशन, यानी कि हर एक कंट्री की डिमांड जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अलग एक सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, और हर एक लोकेलिटी के हिसाब से भी हर एक कंट्री के अंदर, ताकि जिस तरह का एनवायरनमेंट है वहाँ पर, जिस तरह की कंडीशन है सोसाइटी की, उसमें वो सॉल्यूशन फिट हो सके। लोकल्स का एक्टिव कंट्रीब्यूटर होना नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सॉल्यूशंस को क्रिएट करने के लिए एक्टिव पार्टिसिपेंट्स का होना। इंडिया ने इसमें बहुत आगे बढ़ के साथ दिया था। बहुत सारे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स की बहुत सारी डेवलपमेंट इनोवेशन सडनली निकल कर आ रही थी, जो बहुत हेल्पफुल थी इस हेल्थ क्राइसिस को टैकल करने के लिए। नॉलेज ऑफ डिफरेंट एक्सपर्ट्स, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, सोसाइटी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो हर एक एक्सपर्ट को ऐसे टाइम पर साथ में मिल के काम करना चाहिए, ताकि जो भी रियलिटीज़ हैं ग्राउंड की
उन सबको वो ईज़िली एक्सेस कर सके, ईज़िली एक्सेप्ट कर सके और एक कॉमन प्लेटफॉर्म की नॉलेज को समझकर एक सॉल्यूशन पर पहुंच सकें। अ केस फॉर लोकल सिस्टम, इसको यूज़ कर सकते हैं हम अपने एथिक्स के आंसर के अंदर। गवर्नेंस ऑफ द पीपल मस्ट बी नॉट ओनली फॉर द पीपल, यानी सरकार सिर्फ लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, सरकार लोगों के द्वारा भी होनी चाहिए। यानी कि वो कहना ये चाह रहा है, तो हमारा टाइटल ये था ना, एनेबलिंग पीपल फॉर गवर्नेंस। लोगों को गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेनी चाहिए। दे शुड फील दैट दे आर पार्ट ऑफ द कोर सिस्टम। गांधी जी और उनके इकोनॉमिक एडवाइज़र थे जेसी कुरुम्पा और अदर्स, उन्होंने डेवलप किए थे अपने सॉल्यूशंस, ठीक है, लोकल एंटरप्राइजेस के कैसे ऑब्जर्व करके और एक्सपेरिमेंट करके ऑन द ग्राउंड। एफ शुमाकर, जो कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के ऑथर हैं, उन्होंने प्रपोज किया था एक न्यू इकोनॉमिक्स, जो कि लोकल एंटरप्राइज के ऊपर फाउंड किया गया था, जो बहुत ही कंसिस्टेंट थी गांधी जी के आइडियाज़ के साथ ही। एलिनोर ऑस्ट्रॉम तो फर्स्ट वुमेन थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स 2009 में। उन्होंने भी डेवलप किए थे कुछ प्रिंसिपल सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज़ के अपने रिसर्च के द्वारा ऑन ग्राउंड इन मैनी कंट्रीज। उन्होंने इंडिया में भी रिसर्च किया था। टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ 15th July, फर्स्ट टॉपिक इज़ तात्या टोपे, सेकंड इज़ पद्मनाभा स्वामी टेम्पल केस, थर्ड इज़ ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, फोर्थ इज़ प्रज्ञता गाइडलाइंस, फिफ्थ इज़ बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA. The topic Tatya Tope is covered under the freedom struggle, its various stages and important contribution from different parts of the country. This is covered under GS paper 1. Recently, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए उन्होंने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेंड कर दिए हैं, जो कि नेशनल मॉन्यूमेंट बनने वाला है जनरल तात्या टोपे का येवला के अंदर, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर जनरल जो है ना, यहाँ पर एक कैपिटल G आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर एक पोजीशन की बात की जा रही है, यहाँ थोड़ा गलती से हो गया है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए थे फंड्स, जो कि 75% देगा इस पूरे के पूरे नेशनल मॉन्यूमेंट के कॉस्ट के लिए, और जो बाकी का कॉस्ट होगा वो बेयर करेगा स्टेट, दैट इज़ महाराष्ट्र। बैकग्राउंड की अगर बात करते हैं तो एक PIL फाइल किया गया था कोर्ट के अंदर, ये कि क्या डायरेक्शन है अथॉरिटीज़ की, और उन्होंने डिमांड की थी कि जो मॉन्यूमेंट है उसकी प्लेस को चेंज कर दिया जाए। येवला तालुका, जो कि एक प्लॉट है आंगनगांव विलेज में, येवला तहसील में, वो जो कि बिलोंग करता है इरिगेशन डिपार्टमेंट को, लेकिन कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया कि इस तरह का कोई इंटरिम रिलीफ देने के लिए। उन्होंने ये कहा कि 50% जो कंस्ट्रक्शन वर्क है मॉन्यूमेंट का वो ऑलरेडी हो चुका है, तो अब उसकी पोजीशन को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। हमारे लिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं था, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तात्या टोपे कौन थे और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था इंडिया के लिए। उन्हीं को रामचंद्र पांडुरंग तोपे भी बुलाया जाता था। वो मोस्ट नोटेबल इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे और एक जनरल थे रिबेलियन 1857 के। यहाँ पर भी जनरल में G कैपिटल आना चाहिए। 1814 में नासिक महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था, और वो पांडुरंग राव तोपे और उनकी वाइफ रुक्माबाई के इकलौते बेटे थे। तात्या टोपे के एक इंटीमेट फ्रेंड थे और राइट हैंड थे नाना साहिब के, जो कि पेशवा के एडॉप्टेड सन थे। 1857 के अंदर तात्या टोपे ने एक बैटल जीता था इंडियन ट्रूप्स का ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट कानपुर में। उन्होंने फोर्स किया था जनरल विंडम को कि वो सिटी ऑफ ग्वालियर से रिट्रीट कर जाए। इसके अलावा उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई झांसी की जो थी उनके साथ कोलैबोरेशन भी किया था ग्वालियर को सीज़ करने के लिए। तात्या टोपे को डिफीट किया था सर कॉलिन कैम्पबेल ने, जिनको लेटर बैरन क्लाइड बोलते थे, और दिसंबर 6 के अंदर 1857 में 18 अप्रैल 1859 को उनको हैंग कर दिया गया था बाय जनरल मियाडेस कैंप एट शिवपुरी। टॉकिंग अबाउट द इंस्टालिंक्स, famous personalities associated with 1857 revolt, causes and effects of the revolt, about Nana Sahib, what was doctrine of lapse, who said what about the revolt. Important leaders that were associated with the revolt of 1857 are: from Delhi it was Bahadur Shah II, General Bakht Khan; from Lucknow Begum Hazrat Mahal, Birzis Qadir Ahmadullah; from Kanpur नाना साहिब, राव साहिब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान; फ्रॉम झांसी रानी लक्ष्मीबाई; फ्रॉम बिहार कुंवर सिंह,
अमर सिंह, फ्रॉम राजस्थान जय दयाल सिंह एंड हरदयाल सिंह, फ्रॉम फर्रुखाबाद तुफजल हसन खान, फ्रॉम असम कांदा परेश्वर सिंह, मनीराम दत्त बरुआ, फ्रॉम ओडिशा सुरेंद्र शाही एंड उज्जवल शाही. Talking about the causes of this revolt, ये रिवोल्ट इनिशिएट किया गया था बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा. एक फैक्टर था उसमें से रिलीजियस एंड सोशल कॉजेज़. रेसिज्म और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एक मेजर रीज़न बिलीव किया गया था 1857 के रिवोल्ट के लिए, जहाँ इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और उनको यूरोपियंस के साथ मिक्स किया जा रहा था. जो वाइट्स थे, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने इंडियन रिलीजियस और कल्चरल अफेयर्स के अंदर भी इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था और इंडियंस को टॉर्चर भी करना स्टार्ट कर दिया था. इसी के कारण इंडियंस के अंदर एक एनरेज, एक गुस्सा इकट्ठा हो गया था और उन्होंने 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट किया था. पॉलिटिकल कॉजेज़ की अगर बात करते हैं, द ब्रिटिश एक्सपेंशन had unjust policies that led to the loss of power from the nawabs and zamindars residing at various places of India. जो जिस तरीके से ब्रिटिशर्स एक्सपेंड कर रहे थे, हर एक पर्टिकुलर प्रोविंस के नवाब और ज़मींदार्स थे, उनकी पावर उनसे छीन ली जा रही थी कंट्री के डिफरेंट प्लेसेस के अंदर. अनफेयर पॉलिसीज़ का इंट्रोडक्शन किया जा रहा था, जैसे कि पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, पॉलिसी ऑफ इनडायरेक्ट सबऑर्डिनेशन जिसे सब्सिडरी अलायंस भी बोलते हैं, पॉलिसी ऑफ वॉर एंड एनेक्सेशन, पॉलिसी ऑफ डायरेक्ट सबऑर्डिनेशन जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं, पॉलिसी ऑफ मिस गवर्नेंस जिसके अंडर अवध को एनेक्स किया गया था. इन सब ने इंडिया के रूलर्स का और उनके नेटिव स्टेट्स का जो भी इंटरेस्ट था उसको बहुत ग्रेटली हार्म किया था और हर एक जनरल प्रोसेस के अंदर जो इंडिया का था उसे हैम्पर किया था. टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक फैक्टर्स, बहुत सारे वेरियस रिफॉर्म्स हुए थे टैक्सेशन और रेवेन्यू सिस्टम के अंदर, जिसके कारण पीजेंट्स होते हुए हैवली इफेक्टेड हुए थे. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया था और इम्पोज कर दिया था क्योंकि वो अपनी टेरिटरी को इंक्रीज़ करना चाहते थे. कुछ मिलिट्री फैक्टर्स भी थे, जैसे कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको बहुत सारा टॉर्चर किया जाता था उनका ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा, स्पेशली उनकी सैलरी को लेकर, उनके पेंशन्स, उनके प्रमोशंस को लेकर. इंडियंस को यूरोपियन काउंटर पार्ट्स के अंदर डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता था, जिसके कारण एक डिसकंटेंट भी होता था और एक मेजर मिलिट्री फैक्टरी था जिसके कारण 1857 का रिवोल्ट हुआ था. अगर हम बात करते हैं इमीडिएट रिवोल्ट की, तो इमीडिएट फैक्टर जो था वो था कि एनफील्ड राइफ़ल का इंट्रोडक्शन. जो कार्ट्रिज थी, ये ऐसा अज्यूम किया जा रहा था, उसको बिट करना पड़ता था अपने मुंह से उसको गन के अंदर लोड करने के लिए. इंडियन सिपाहीज़ का ये बिलीव था कि जो कार्ट्रिज है उसको ग्रीस किया जाता था पिग फैट के साथ या फिर उसको काऊ फैट से बनाया जाता था. ये हिंदू और मुस्लिम सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट था, उनकी रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ के अगेंस्ट. इसी के कारण एक सडन रिवॉल्ट निकल के आया था म्यूटिनी के कारण. इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था वो भी देख लेते हैं. 1857 का जो रिवॉल्ट था उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फाउंडेशन को शेक करके रख दिया था और उनकी जो इनएफिशिएंसी थी वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने दिखाई देने लग गई थी. जो मेजर इम्पैक्ट था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो एबॉलिश हो चुका था और यहाँ से ब्रिटिश राज की स्टार्टिंग हुई थी. जो पावर्स थी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में थी डायरेक्टली, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू इंडिया को रूल करना स्टार्ट कर चुके थे. Talking about who was Nana Sahib. Nana Sahib was born as Dhondu Pant. He was an Indian Peshwa of the Maratha Empire. वो एक एरिस्टोक्रेट भी थे, एक फाइटर भी थे, जिन्होंने रिबेलियन ऑफ कानपुर को लीड किया था 1857 की अपराइजिंग के अंदर. मराठा के पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे वो, और नाना साहिब का ये बिलीव था कि वो पेंशन ही वॉज एंटाइटल्ड टू गेट पेंशन फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी. लेकिन जो कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज़ थे उनके वो बहुत ही मर्की थे. मर्की का मतलब होता है डार्क एंड ग्लूमी, हिडन. कंपनी ने रिफ्यूज़ किया था कि वो उनके पिताजी के डेथ के बाद उनकी पेंशन को कंटिन्यू करेंगे और इसी के कारण बहुत सारी हाई एंडेड पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए उनको एक रिबेल फील हुआ अपने अंदर, एंड दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड टू बिकम अ रिबेलियस पर्सन अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी. कानपुर के अंदर जो ब्रिटिश गैरिसन था उसको नाना साहिब ने फोर्स किया था कि वो सरेंडर करे. वहाँ पर जो सर्वाइवर्स थे उनको एग्जीक्यूट भी किया था और कानपुर का जो कंट्रोल था वो कुछ दिनों के लिए उन्होंने अपने अंडर ले लिया था.
कुछ समय बाद वो डिसअपियर हो गए। उनकी फोर्सेस को ब्रिटिश ने डिफीट कर दिया और कानपुर को रिकैप्चर कर लिया था। वो नेपाल के हिल्स में चले गए थे 1859 के अंदर, और फिर ऐसा एज्यूम किया जाता है कि वहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक एनेक्सेशन पॉलिसी थी जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अप्लाई किया था 1859 तक इंडिया में। इस डॉक्ट्रिन के मुताबिक जो इंडियन प्रिंसली स्टेट थे, दे वर बी अंडर द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि डोमिनेंट इम्पीरियल पावर थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और एज ए वेसल स्टेट अंडर द ब्रिटिश सब्सिडरी सिस्टम would have its princely status abolished and therefore annexed into British India। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोविंस का स्टेट का कोई रूलर जो होता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर वो इनकॉम्पिटेंट होता है रूल करने के लिए, तो ब्रिटिशर्स उस पूरे के पूरे प्रोविंस को अपने अंडर ले लेंगे। और अगर किसी भी ब्रिटिश स्टेट के अंदर किसी भी किंग का कोई सन नहीं होता है, तो इंडियन ट्रेडिशन के मुताबिक हर एक जो राजा था वो अपना एक सक्सेसर चूज़ करता था अगर उनका कोई सन नहीं होता था, कोई बेटा नहीं होता था। बट एज़ पर द ब्रिटिशर्स पॉलिसी, अगर आपका कोई सक्सेसर नहीं है तो आपका जो प्रोविंस होगा वो ब्रिटिशर्स के अंडर चला जाएगा। इसी पॉलिसी के अंडर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स थे, बहुत सारे प्रोविंसेस थे जिनको ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर लिया था। जैसे स्टार्टेड फ्रॉम सतारा, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर, झांसी, तोरे, अरकोट, उदयपुर, ये सारे के सारे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर थे। अवध को भी वाइडली बिलीव किया जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर ही उसको एनेक्स कर लिया गया था। Who said what about the 1857 revolt? ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने कहा था इट इज़ अ म्यूटिनी ड्यू टू द यूज़ ऑफ ग्रीड कार्ट्रिजेस। डिज़राइली, ही वॉज द ऑपोजिशन लीडर, उन्होंने कहा है कि एक नेशनल रिवॉल्ट दैट वाज रूटेड इन डीप मिसट्रस्ट। वी.डी. सावरकर ने कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एस.बी. चौधरी ने इसे सिविल रिबेलियन का नाम दिया था। आर.सी. मजूमदार ने कहा था नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एस.एन. सेन ने कहा था एन एफर्ट बाय द कंजर्वेटिव एलिमेंट टू टर्न द क्लॉक बैक। मार्क्सिस्ट ने कहा था सोल्जर पीजेंट स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन एंड फ्यूडल बॉन्डेज। मेलेसन ने कहा था इट एज अ सिपॉय म्यूटिनी। नाउ वी हैव Padmanabha Swami Temple case. This is covered under Indian culture and will cover the salient aspect of art forms, literature and architecture from ancient to modern times. Reversing the 2011 Kerala High Court decision, Supreme Court has upheld the right of the Travancore royal family to manage the property of deity at Sri Padmanabha Swami Temple in Thiruvananthapuram. केरला हाई कोर्ट का 2011 में कोई वर्डिक्ट आया था, उस डिसीजन को रिवर्स करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है कि जो त्रवणकोर की रॉयल फैमिली है उनका राइट है कि वो इस पूरे के पूरे जो श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल तिरुवनंतपुरम में है, इस प्रॉपर्टी के राइट्स वगैरह, तो इस प्रॉपर्टी को मैनेज करने का राइट जो है वो त्रवणकोर की रॉयल फैमिली के पास ही है। The temple has been in the news since 2011 after the discovery of treasure worth over ₹1 lakh crore in its underground vaults. 2011 के अंदर इस टेम्पल के अंडरग्राउंड वॉल्ट के अंदर कुछ 1 लाख करोड़ के आसपास का खजाना मिला था, तब से ही ये टेम्पल न्यूज़ के अंदर है। केस क्या था? द सेंट्रल लीगल क्वेश्चन वाज वेदर उत्तरादाम तिरुनल मराठंडा वर्मा, हु इज़ द यंगर ब्रदर ऑफ चित्रा तिरुनल बाल वर्मा, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ Travancore, could claim to be the ruler of Travancore after the death of the ruler in 1991. देखो, ये जो चित्रा थिरुनल बलरामा वर्मा थे ना, ये लास्ट रूलर थे त्रवणकोर के, ठीक है। तो ये इनकी डेथ हो गई थी 1991 के अंदर। तो केस ये चल रहा था कि क्या उनके जो यंगर ब्रदर हैं, हिज नेम इज़ उत्तरादम थिरुनल मराठंदा वर्मा, क्या वो इसके रूलर बन सकते हैं अब आफ्टर द डेथ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। कोर्ट एग्जामिन्ड दिस क्लेम within the limited meaning of that term according to the Travancore Cochin Hindu Religious Institutions Act 1950 to claim the ownership, control and management of the ancient Sri Padmanabha Swami Temple. कोर्ट ने एग्जामिन किया कि क्या ये जो क्लेम है, जो कि बहुत ही लिमिटेड मीनिंग के अंदर आता है, स्पेशली त्रवणकोर कोचिन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट 1950 के अंदर, कि इसकी ओनरशिप कौन क्लेम करेगा, कौन इसे कंट्रोल करेगा, कौन मैनेज करेगा इस पूरी के पूरे श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल को। जजमेंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने 2011 का जो केरला हाई कोर्ट का डिसीजन था, केरला हाई कोर्ट का डिसीजन ये था कि केरला गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया था कि एक ट्रस्ट को सेटअप करने की ज़रूरत है
जो इस पूरे के पूरे मंदिर के एसेट्स को कंट्रोल करेगा। बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं, ट्रस्ट नहीं, जो रॉयल फैमिली है त्रावणकोर की वही इसे मैनेज करेगी। कोर्ट ने कहा है कि एज़ पर द कस्टमरी लॉ जो शिबैत राइट्स होते हैं, शिबैत का मतलब होता है राइट टू मैनेज द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द डीटी, यानी कि किसी भी मंदिर के अंदर जो डीटी होता है, जो देवता होता है ना, उसको राइट, उसका जो मैनेज वगैरह करता है, जो कंट्रोल करता है ना, उसको शिबैत बोला जाता है। कि कोर्ट ने बोला कि कस्टमरी लॉ के मुताबिक, जो शिबैत राइट के मुताबिक जो मेंबर्स हैं रॉयल फैमिली के, तो इवन अगर उनके लास्ट रूलर की डेथ हो चुकी है तो उनकी फैमिली के पास ये राइट जाता है कि वो सब उस टेम्पल के हर एक चीज़ को मैनेज करेंगे। कोर्ट ने डिफ़ाइन भी किया है शिबैत को कि कस्टडियन ऑफ द आइडल। आइडल का मतलब होता है कि अब आप इसमें स्टैचू, मतलब जो देव देवता है वहाँ पर, उनकी कस्टडी जो है वो शिबैत के अंदर आती हैगी। इट्स द अर्थली स्पोक्समैन और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। दैट पर्सन इज़ एंटाइटल्ड टू डील विद द टेम्पोरल अफेयर्स। तो मंदिर को लेकर जो भी अफेयर्स वगैरह हो रहे होते हैं, जो भी डिसीजन लेना है, जो भी कुछ मैनेज करना है, ऑपरेट करना है, फंक्शनिंग करना है, वो सारी की सारी शिबैत के अंडर ही की जानी चाहिए। डायरेक्शंस क्या हैं? एक्सेप्टिंग द रॉयल सबमिशन दैट द टेम्पल इज़ अ पब्लिक टेम्पल, द कोर्ट इशूड अ स्लीव ऑफ द डायरेक्शंस फॉर इट्स ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन द फ्यूचर। भविष्य के अंदर इस तरह की कोई और प्रॉब्लम ना आए तो कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं इसको एज ए कंसिडरिंग सबमिशन दैट द टेम्पल जो है पब्लिक टेम्पल भी है। उन्होंने डायरेक्ट किया है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी सेटअप की जानी चाहिए, ठीक है। तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट जज उसके चेयरपर्सन होंगे। जो अदर मेंबर्स होंगे वो नॉमिनी होंगे, ट्रस्टी होंगे रॉयल फैमिली के, और चीफ जो है वो थांथरी हैं ऑफ द टेम्पल। एक नॉमिनी होंगे स्टेट की तरफ से और एक मेंबर नॉमिनेट किया जाएगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से। ये कमेटी जो मंदिर की डेली एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ध्यान रहे डेली एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, उसका ख्याल रखेगी। उन्होंने ऑर्डर किया एक सेकंड कमेटी के लिए जो कि कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, वो एडवाइस करेगी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को पॉलिसी मैटर्स के ऊपर। तो यानी कि इस कमेटी के ऊपर भी एक और कमेटी बनेगी, ठीक है। और इसको चेयर करेंगे हाई कोर्ट के जज, एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज, जिनको नॉमिनेट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट। नाउ वी नीड टू नो कि 1991 से पहले पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की जो ऑनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट था वो किसके पास था। इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो जितने भी टेम्पल्स थे जो कि कंट्रोल और मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ट्रेवनकोर और कोचीन, ये सारे के सारे ट्रेवनकोर और कोचीन देवास्वाम बोर्ड्स के अंडर आते थे 1947 से पहले। लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था तो जितने भी जो स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स वगैरह ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 1949 तक, फिर इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का, ये हम लोगों ने वेस्ट कर दिया था रूलर ऑफ ट्रेवनकोर के अंडर। जो स्टेट ऑफ केरला था उन्होंने 1956 के अंदर कार्व आउट किया था कि जो टेम्पल्स होंगे वो कॉन्टीन्यूसली मैनेज किए जाएंगे अर्स्टवाइल रॉयल्स के अंडर। अर्स्टवाइल का मतलब होता है जो उस समय से पहले वाले जो होते हैं रॉयल्स, उनके अंडर। 1971 के अंदर जो प्रीवी पर्सेस था फॉर्मर रॉयल्स का, उसको एबॉलिश कर दिया गया था एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर, जिसके कारण उनका जो एंटाइटलमेंट और प्रिविलेजेस थे वो सारे के सारे उनसे छीन लिए गए थे। अब 1991 के अंदर जो लास्ट रूलर थे, रूलर्स के जो ब्रदर थे, उन्होंने टेम्पल का मैनेजमेंट ओवरटेक कर लिया था। इसके कारण जो डिवोटीज़ थे उनके अंदर एक असमंजस फैल गया था, उनके अंदर एक अप्रोर फैल गया था, ठीक है। ये जो कोर्ट है और तभी इसका एक लीगल बैटल स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पर गवर्नमेंट भी ज्वाइन इन करती है, सपोर्ट करती है कि क्या क्लेम्स है पेटिशनर के, स्पेशली जो मार्तंडा वर्मा है, कि उनका कोई लीगल राइट नहीं था इसके ऊपर, स्पेशली जो मैनेजमेंट था उसके ऊपर। तो ये हमको जानना इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं था, ये सारा का सारा हम लोगों ने जो पढ़ा, हमें करंटली यही सब चीज़, हमारे लिए आर्टिकल्स वगैरह बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आर्टिकल 366 इन न्यूज़, जो हाई कोर्ट है उन्होंने रूल किया था कि जो सक्सेसर होंगे अर्स्टवाइल रॉयल्स के, उनका कोई क्लेम नहीं हो सकता पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के लिए। और ये हुआ था जब अमेंडमेंट किया गया था डेफिनेशन ऑफ रूलर के अंदर, आर्टिकल 366 क्लॉज 22 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। जो डेफिनेशन ऑफ रूलर की थी उसको अमेंड किया गया था 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 1907 के अंदर, जिसने प्रीवी पर्सेस को एबॉलिश कर दिया था। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ये पता होना चाहिए हमको। आर्टिकल 366 क्लॉज 22 रीड करता है, रूलर जिसका मतलब प्रिंस और चीफ होता है, और एनी अदर पर्सन who at the time of the commencement of the 26th amendment 1971 was recognized as the ruler of an Indian state or was recognized as the successor of such ruler. What is 26th constitutional amendment all about? What is 366(22), आर्टिकल 363A शिबैत की डेफिनेशन। तो हमें यहाँ पर देखना है आर्टिकल 363A के बारे में। आर्टिकल 366A
As per the Article 363A of the Indian Constitution, the recognition that was granted to the rulers of the Indian states, it started to cease and the privy purses were abolished, notwithstanding anything in the Constitution or in any law फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। देखो प्रीवी पर्सेस क्या था, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था ना, तो देयर वाज सर्टेन पीपल, इंडिविजुअल्स एंड द फैमिलीज हु वर द रूलर्स बिफोर 1947, उन लोगों को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। उसका कैलकुलेशन का पूरा प्रोसेस था, उन सबको एबॉलिश कर दिया गया था। Transgender Persons Protection of Rights Act 2019. This is covered under GS Paper 2 in welfare schemes for the vulnerable sections of the population by the center and states, and the performance of these schemes, mechanism, laws, institutions, and the bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections. After facing a flag from the transgender community, Center has done away with the requirement of a medical examination for trans persons applying for a certificate of identity in its latest draft rules framed under Transgender Persons Protection of Rights Act 2019. ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का बहुत टाइम से एक प्रेशर आ रहा था कि उनका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसके कारण उन लोगों को बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन और रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने जो लेटेस्ट अपना जो ड्राफ्ट रूल सेटअप किए थे ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट के अंदर, उसके अंदर दे हैव डन अवे विद दिस, यानी उन्होंने जो मेडिकल एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांस पर्सनस की, जो सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी के लिए स्पेशली, उसको हटा दिया है। इस ड्राफ्ट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते होंगे उन दे आर टू हैव अ कमेटी, उनके पास एक कमेटी होनी चाहिए जहाँ पर ट्रांसजेंडर पर्सन्स अप्रोच कर सकते हैं इन केस उनका कोई हैरेसमेंट या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भी एडिक्वेट स्टेप्स लेने होंगे उनका डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करने के लिए, या फिर कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई एस्टेब्लिशमेंट हो गया, वहाँ पर भी स्टेट्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे कि उनका टाइमली जो प्रोसिक्यूशन होता है इंडिविजुअल्स का, और अगर ऐसा कुछ करते हैं तो सेक्शन 18 जो है इस एक्ट का, वो कुछ ऑफेंसेस लेगा अगेंस्ट द विच प्रोस्क्राइब्स ऑफेंस अगेंस्ट द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड पेनल्टीज देयरिन। अगर स्टेट ऐसा कुछ करता है तो उनके अगेंस्ट भी पेनल्टी ली जाएगी। ऑफेंसेस वुड बी पनिशेबल, यानी कि 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक की आपको प्रिजन हो सकता है, ठीक है, पनिशमेंट मिल सकती है, और एक फ़ाइन भी चार्ज किया जा सकता है आपसे। स्टेट गवर्नमेंट को सेटअप करना होगा एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर आएगा, और डीजीपी इसको मॉनिटर करेंगे जो भी केसेस होंगे इनके अगेंस्ट जो ऑफेंसेस होते हैं स्पेशली ट्रांसजेंडर पर्सन्स के, और इम्प्लीमेंट करेंगे सेक्शन 18 को। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, उसके अंडर एक डेफिनेशन गिवन है ट्रांसजेंडर की। तो अगर कहीं ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी आनी चाहिए। अ ट्रांसजेंडर पर्सन इज़ वन हुज जेंडर डज नॉट मैच द जेंडर असाइन एट बर्थ। समबडी जिसका जो जेंडर होता है, जो बर्थ पे उसको असाइन किया जाता है, वो मैच नहीं करता है। उसके अंदर ट्रांस मैन आते हैं, ट्रांस वेमेन आते हैं, पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशन आते हैं, जेंडर क्वेयर्स आते हैं, स्पेशली वो लोग जिनको बेसिकली बहुत डाउट हो रहा होता है कि उनका जेंडर क्या है, उनकी सेक्शुअल टेंडेंसी किस तरफ को है, बेसिकली दे आर नॉट क्लियर अबाउट इट। एंड पर्सन जिनका सोशल कल्चर आइडेंटिटीज़ होती हैं, जैसे कि किन्नर हो गए और हिजड़ा हो गया, ये सारे के सारे ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। देन देयर आर इंटरसेक्स वेरिएशंस। इट इज़ डिफाइंड टू मीन दैट अ पर्सन हु एट बर्थ शोज वेरिएशन इन हिज और हर प्राइमरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, क्रोमोसोम्स और द हार्मोन्स फ्रॉम द नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड ऑफ द मेल और फीमेल बॉडी। प्रोहिबिशन क्या है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के? एनी पर्सन हु इज़ फाउंड टू बी कंपेलिंग अ ट्रांसजेंडर पर्सन इनटू अ बॉन्डेड लेबर, यानी कि आप इनसे किसी भी तरह की बॉन्डेड लेबर अगर करवाते हो, इनके राइट्स को डिनाई करते हो, ठीक है, स्पेशली ट्रांसजेंडर पर्सन्स के, और एविक्ट करते हो ट्रांसजेंडर को उनकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस के कारण, ठीक है, उनको फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इकोनॉमिक, इमोशनल अब्यूज़ किया जाता है, तो आपको इम्प्रिजमेंट हो सकती है 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक का। बिल के अंदर एक प्रोविज़न है जहाँ पर इनको राइट ऑफ रेजिडेंस भी दिया जाएगा अपनी पेरेंट्स के साथ या फिर इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के साथ। बैकग्राउंड की अगर बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट के अंदर जो कुछ वर्डिक्ट दिया था, उसी का कॉन्सिक्वेंस था कि ये लॉ बन के आया था, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एक मैंडेट मिलता है कि वो लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करें सभी ट्रांसजेंडर पर्सन्स को, और प्रोएक्टिव मेजर्स लें इनके वेलफेयर के लिए। यहीं पर इस्टेब्लिशमेंट होती है हमारे एनसीटी की, जो कि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स है। एनसीटी के थोड़ा कंपोजिशन देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस इसके चेयरपर्सन होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस इसके वाइस चेयरपर्सन है, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस होंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे मिनिस्ट्रीज़ के, जिसमें हेल्थ, होम अफेयर्स और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD मिनिस्ट्री से। बाकी जो मेंबर्स होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे नीति आयोग के, NHRC के, स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंट करेंगे। जो काउंसिल होगा उसमें 5 मेंबर्स होंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, और 5 एक्सपर्ट्स होंगे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के।
Now we have Pragyata guidelines. This is covered under issues related to education. प्रज्ञा गाइडलाइंस जो हैं वो डिजिटल एजुकेशन के ऊपर रिलीज़ की गई हैं। इस गाइडलाइंस के अंदर 8 स्टेप्स होते हैं डिजिटल लर्निंग के। P से प्लान, R से रिव्यू, A से अरेंज, G से गाइड, Y से यॉक यानी टॉक, A से असाइन, T से ट्रैक। ये जो स्टेप्स हैं ये गाइड करते हैं प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल एजुकेशन का स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल्स। और ये नेचर के अंदर सिर्फ एडवाइजरी हैं। स्टेट गवर्नमेंट इसको फर्दर फॉर्मुलेट कर सकते हैं, अपने रूल्स इसमें सेटअप कर सकते हैं जो भी इनकी लोकल नीड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग। जो गाइडलाइंस हैं वो आउटलाइन करती हैं कुछ सजेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, स्कूल हेड्स के लिए, टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए फॉलोइंग एरियाज़ के अंदर। नीड असेसमेंट, कंसर्न होना चाहिए प्लानिंग ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन का, जैसे कितना ड्यूरेशन होगा, स्क्रीन टाइम क्या होगा, किस तरीके से आप इंक्लूसिवनेस को मेंटेन करोगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्टिविटीज़ को बैलेंस कैसे करना है, किस तरह का आप होमवर्क प्रोवाइड करोगे ताकि ऑफलाइन एक्टिविटीज़ भी मेंटेन रहें। मॉडलिटीज़ ऑफ द इंटरवेंशन इंक्लूडिंग रिसोर्स क्यूरेशन, लेवल वाइज डिलीवरी करना है। फिजिकल, मेंटल हेल्थ और वेलबींग भी डिजिटल एजुकेशन के टाइम पर मेंटेन करना है, क्योंकि जितना फिजिकल इंटरेक्शन लेस होता है उतना ही एक स्पेशली जो ब्रेन सेक्शन होता है उसके ऊपर एक फोर्स पड़ता है, क्योंकि हम लोग सोशली एक्सट्रोवर्ट एनिमल्स होते हैं और इतना इंट्रोवर्ट हो जाना एंड जस्ट डिजिटली एक्सेस करना कुड बी अ मेंटल हैरेसमेंट वी कैन से। साइबर सेफ्टी और एथिकल प्रैक्टिसेस का भी ध्यान रखना है, उससे क्या प्रिकॉशंस मेजर्स लिए जाएंगे। सो व्हाट इज़ द नीड फॉर सच गाइडलाइंस ऑन ऑनलाइन एजुकेशन टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ पैंडमिक। मिटिगेट का मतलब होता है जिस तरह का जो पैंडमिक है, जो आपदा हमारी चल रही है, उसकी गंभीरता को कम करने के लिए स्कूल्स को हमेशा सिर्फ नॉट जस्ट रीमॉडलिंग करना पड़ेगा बल्कि री इमेजिन करना पड़ेगा जिस तरीके से वो टीच करते हैं और जिस तरह से अभी तक लर्निंग चलती आ रही है। एंड दे ऑल्सो नीड टू इंट्रोड्यूस सूटेबल मेथड्स क्या होंगे क्वालिटी एजुकेशन को डिलीवर करने के, और स्कूलिंग जो होम के ऊपर होती है, स्कूलिंग जो घर स्कूल के अंदर होती है, दोनों के अंदर एक बैलेंस बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ पर बात की गई रेस्ट्रिक्टिंग द स्क्रीन टाइम। फॉलोइंग गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब किए गए थे MHRD के द्वारा स्कूल हेड्स और टीचर्स को किस तरीके से वो डिजिटल एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए 30 मिनट्स से ज़्यादा कोई भी टाइम स्पेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है, बाय टीचर्स इन इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स। क्लासेस 1 से 8 के लिए नॉट मोर देन 2 सेशंस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस 30 से 45 मिनट्स के लिए ईच। फॉर क्लासेस 9 to 12 नॉट मोर देन 4 सेशंस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस 30 से 45 मिनट्स ईच। और टीचर्स को रिकमेंड किया है कि वो एकेडमिक कैलेंडर जो NCERT का है उसको अडॉप्ट करेंगे। इंस्टेंट मैसेजिंग ग्रुप्स, ईमेल इन्वॉल्विंग पेरेंट्स को यूज़ किया जाएगा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। टीचर्स को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि वो स्टूडेंट्स को अवेयर करें साइबर बुलिंग के बारे में। 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस के बीच में 10 से 15 मिनट्स का ब्रेक लेना रिकमेंड किया गया है। Now we have BTIA, that is Bilateral Trade and Investment Agreement, to be covered under bilateral, regional and global groupings and agreements which involves India or affect India's interest। जो अपकमिंग वर्चुअल EU इंडिया समिट होने वाला है उसमें लीडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो BTIA था, जो बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट था, उसके नेगोशिएशंस को एक किक स्टार्ट मिलेगा। और जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट माना जा रहा है, जो अभी तक फेल होता आया है, लैंग्वेज होता आया है, इसको एज्यूम किया जा रहा है कि हमें इसे जितनी जो कमिटमेंट्स थी लीडर्स के द्वारा, इंक्लूडिंग जो लास्ट EU इंडिया समिट होता 2017 के अंदर, अभी तक इसमें कुछ सक्सेसफुल हमको अचीवमेंट नहीं मिली हैगी, बट स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस वर्चुअल समिट के बाद हम लोग इसमें कुछ स्टेप फर्दर निकल के आएंगे। चैलेंजेस क्या हैं? नेगोशिएशन जो है अभी भी बहुत दे आर स्टिल क्वाइट फार अपार्ट, क्योंकि जो यूरोप है वो परसीव करता है कि इंडिया के एक प्रोटेक्शनिस्ट स्टांस है। इंडिया ने रिसेंटली, आप लोगों को पता होगा, RCEP को ज्वाइन करने से मना कर दिया था, ठीक है। इंडिया ने अपनी FDI पॉलिसीज़ को चेंज किया है नेबर कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। इंडिया ने रिसेंटली अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया था जिसमें इंडिया सेल्फ रिलायंट बनना भी चाहता है। प्लस हम लोगों ने जो लिबरलाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसीज़ थी हमारी 1991 के बाद जो चली थी, वो अभी प्रॉपरली इतनी ओपन हो नहीं पाई कि हम लोग हर एक कंट्री को एक मार्केट प्रोवाइड कर सकें। मेक इंडिया प्रोग्राम जो वो एक्सेलरेट हो गया था कोविड-19 क्राइसिस के बाद, और उसके बाद नॉट जस्ट मेक इन इंडिया, उसके बाद हम लोगों ने जो रिसेंट प्रोनाउंसमेंट किए थे आत्मनिर्भर भारत को लेकर, ये भी सिचुएशन के अंदर एक चैलेंज की तरह ही निकल के आता है। बात कर लेते हैं इंडिया और EU के, यूरोपियन यूनियन के ट्रेड के बारे में। जो ट्रेड है इंडिया का वो कुछ 3% होता है यूरोपियन यूनियन के ग्लोबल ट्रेड के अंदर, जो कि एक्सपेक्टेड है इस रिलेशनशिप के लिए उससे बहुत बिलो है। कन्वर्सली जो यूरोपियन यूनियन है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और इन्वेस्टर है, जो कि इंडिया के ग्लोबल ट्रेड में 11% ऐड करता है। टॉकिंग अबाउट BTIA, जून 2007 के अंदर इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने कुछ नेगोशिएशन स्टार्ट किए थे एक बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के लिए ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर।
द नेगोशिएशंस आर परस्यूएंट ऑफ द कमिटमेंट जो कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने की थी 7th इंडिया EU समिट के अंदर, जो हेलसिंकी में हुआ था 13 अक्टूबर 2006 को, ताकि इस तरह के कुछ नेगोशिएशंस किए जाएँ ताकि एक ब्रॉड बेस्ड ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हो, ठीक है। स्पेशली जो रिपोर्ट थी इंडिया EU की हाई लेवल टेक्निकल ग्रुप की। सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है इसकी? इंडिया और EU के से एक एक्सपेक्टेशन है कि वो प्रमोट करेंगे बायलैटरल ट्रेड को, जो भी बैरियर्स हैं ट्रेड के उनको सबको हटाएंगे, स्पेशली गुड्स और सर्विसेज के अंदर, और जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री उन सबको इंक्रीज़ करेंगे। दोनों पार्टीज़ बिलीव करती हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव एम्बिशियस एग्रीमेंट होना चाहिए जो कि WTO के रूल्स के पैरेलल हो, उसके सिंक में हो, और इन प्रिंसिपल्स के कारण हम कुछ नए मार्केट्स ओपन करेंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपेंड करेंगे इंडिया और यूरोपियन यूनियन बिजनेसेस के लिए। नेगोशिएशंस का कवर क्या आता है? ट्रेड जो गुड्स में होती है, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, सैनिटरी, फाइटोसैनिटरी मेजर्स, टेक्निकल बैरियर्स जो ट्रेड के हैं, ट्रेड रेमेडीज़, रूल्स ऑफ ओरिजिन, कस्टम्स, ट्रेड फैसिलिटेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अभी क्या इशू आ रहा है? जो नेगोशिएशंस है वो 2013 से लैंग्विश करती आ रही हैं, ठीक है। जब टॉक्स कोलैप्स हो गई थी, कुछ डिमांड थी यूरोपियन यूनियन की, जैसे उनको ग्रेटर मार्केट्स चाहिए था ऑटोमोबाइल्स के लिए, वाइन स्पिरिट्स के लिए। फर्दर वो अपने कुछ फाइनेंशियल सेक्टर्स ओपन करना चाहते थे, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस और ई-कॉमर्स वगैरह। और यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि वो लेबर, एनवायरनमेंट और गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट है उसको भी टॉक्स के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं। इंडिया की डिमांड थी ईजियर वर्क वीज़ा और स्टडी वीज़ा नॉर्म्स एज वेल एज जो डेटा सिक्योर स्टेटस होता है उन सब के लिए, ताकि यूरोपियन कंपनीज़ के लिए भी ईजी हो, उनको बिज़नेस जो आउटसोर्स करना होता है बिज़नेस इंडिया के लिए, और इसको बहुत एंथुजियास्टिकली कंसिडर नहीं किया गया था यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा। टॉकिंग अबाउट द प्रीलिम्स लिंक्स, BTI का ओवरव्यू हो गया है। व्हाट इज़ ब्रेक्सिट एंड व्हाट इज़ EU वर्सेस यूरोप जोन, इसके बारे में देख लेते हैं। ब्रेक्सिट का मतलब ही है ब्रिटिश और एग्जिट, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने जब यूरोपियन यूनियन से खुद को विड्रॉ करने की बात की थी तो उन्होंने एक रेफरेंडम पास किया था जून 2016 के अंदर, इसमें 52% ने चाहा था कि वो छोड़ना चाहते हैं, 48% ने चाहा था कि वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बने रहना चाहते हैं। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉर्मली अनाउंस कर दिया था कंट्री का विड्रॉल मार्च 2017 के अंदर, जहाँ से ब्रेक्सिट प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। जो विड्रॉल था वो डिले हो गया था, एक डेडलॉक हो गया था UK के पार्लियामेंट के अंदर जनरल इलेक्शंस को लेकर 2017 के अंदर। इसमें एक अनएक्सपेक्टेड हंग हुआ था पार्लियामेंट का। फिर कुछ सब्सिक्वेंट एक्सटेंशन हुए थे आर्टिकल 50 के प्रोसेस के बारे में, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें चलती रही थी। तो अभी रिसेंटली UK ने, यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था। कब? 31 जनवरी 2020 को, जो यूरोपियन यूनियन के अंदर 11 PM के अंदर एक ट्रांजिशन पीरियड स्टार्ट हो गया है जो 31 दिसंबर 2020 को ख़त्म होगा। इसके अंदर UK और यूरोपियन यूनियन अब नेगोशिएट करेंगे फ्यूचर रिलेशनशिप कैसा होने वाला है। UK अभी भी यूरोपियन यूनियन के लॉ का सब्जेक्ट है और यूरोपियन यूनियन के कस्टम्स यूनियन का भी, सिंगल मार्केट का भी ट्रांजिशन के अंदर, लेकिन यूरोपियन यूनियन के पॉलिटिकल बॉडीज़ और इंस्टीट्यूशन का पार्ट अब UK नहीं है। टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन यूनियन और यूरोजोन, यूरोपियन यूनियन के अंदर वो कंट्रीज़ आती हैं जो उनकी कुछ सर्टेन मेंबरशिप्स को मीट करती हैं और उनका एक्सेशन का क्राइटेरिया है। यूरोजोन एक सबसेट है इन्हीं कंट्रीज़ का जो यूरो को अपनी नेशनल करेंसी कंसिडर करता है। एज ऑफ 2015 यूरोपियन यूनियन के अंदर 28 मेंबर्स थे, ठीक है, और 19 मेंबर्स थे यूरोजोन के अंदर। जो मूडीज़ का एनालिटिक्स है वो यूज़ करता है ऑफिशियल डेफिनेशन इशू की गई थी यूरो स्टेट के अंदर और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अंदर। यूरोपियन यूनियन को एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द नेम 1992, बट इट्स अर्लियर प्रेडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन विच वाज फाउंडेड इन 1951। यूरोजोन एस्टैब्लिश हुआ था 1999 के अंदर, बट जो फिजिकल यूरो करेंसी थी वो इमीडिएटली इशू नहीं हुई थी। मेरा यहाँ से ये क्वेश्चन है, जब इसने कहा कि एज ऑफ 2015 देयर आर 28 मेंबर्स इन द EU, करंटली आज की डेट के अंदर, यानी कि चलो आप आज डेट मान के चलो 30 जून मान के चलो, 30 जून 2020 तक यूरोपियन यूनियन के अंदर कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं?